देन कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। वो जो बात बोली हर्षा भोगले ने, मैंने बोला ओके ठीक है ख़त्म करो इसको, क्योंकि वो वहाँ 2 छक्के चाहिए थे और विराट कोहली ही मार सकता 2 छक्के, कोई और दुनिया का बंदा मार नहीं सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो 2 बॉलें हारिस रऊफ ने की उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। वो विराट कोहली जैसा प्लेयर ही सिर्फ शॉट मार सकता था, अदरवाइज वो आप सही कह रहे हैं कि कोई प्लेयर नहीं मार सकता। और हम जब एयरपोर्ट पहुँचे और जो आपका गेट लगता है एयरपोर्ट पे जहाज़ के साथ, और वो जब हम गेट से जैसे ही बाहर निकले तो उस जगह से लेके गाड़ी तक पहुंचने में 2.25 घंटा लगा है। और पूरा जो आप जिन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब आप बाहर निकलते हैं इंटरनेशनल गेट से, तो उसके बाद आपको पता है कि यहाँ कितनी जगह है और यहाँ कितनी जगह है और आगे फर्दर कितनी जगह है। तो वो पूरा सिर्फ लोगों का रश था और हम लोग ऐसे आ रहे थे, मैं और सैफी भाई। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज पहला पॉडकास्ट है वो जो कि मेरा पैशन है, जो कि मेरा इश्क है, जो कि मेरी मोहब्बत है, और वो है क्रिकेट। ठीक है, और आज हम पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर, लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं, और वो हैं रुमान रईस। ठीक है, और आज उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, क्रिकेट को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इंडिया, पाकिस्तान और जितनी भी हमारी क्रिकेट टीम्स हैं, जो हमारे पास जितनी भी हमारे टूर्नामेंट्स हुए हैं, और सब के बारे में बात करेंगे। देखते हैं क्या बात होती है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दानियल भाई कैसे हैं आप? अरे मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। आजकल क्या चल रहा है? आजकल बस PSL से फारिग हुए, प्ले ऑफ अनफॉर्चुनेटली हार गए। उसके बाद फिर 3-4 दिन घर पे रेस्ट किया प्रॉपर तरीके से आगे। देन आपको पता है रमज़ान में तो एक्टिविटी हमारी RFK फाउंडेशन की चलती है, दस्तरखान की और राशन ड्राइव्स वगैरह हर चीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मसरूफियत चल रही है, और साथ ही साथ फिर ये कि सुबह अपनी ट्रेनिंग और फिटनेस के ऊपर काम, देन थोड़ा सा रेस्ट, फिर उसके बाद फिर थोड़ी सी इबादत और फिर दस्तरखान। दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क, दैट्स अ गुड रूटीन माशाल्लाह से। अब ज़रा मैं थोड़ा सा रुमान रईस को डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम उनके बचपन में जाते हैं, क्योंकि क्रिकेटर है। ठीक है, तो क्रिकेटर बनने से पहले ना बचपन में सबका एक ही मूड होता है यार पाकिस्तान में, तो कि मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा। मेरा भी ख्वाब यही था सबका। किसी ने मैंने ज़ोन 7 से शुरू किया, फिर वो अंडर 17 ये उधर तक आकर ना जब आप इंटर में आते हो तो आपका ख्वाब, मेजॉरिटी का वो ख्वाब ख़त्म हो जाता है कि नहीं यार हमारी लाइफ अलग है। लेकिन जो लोग बिल्कुल पैशनेट होते हैं ना अपने इस पैशन के हवाले से, क्योंकि मैं भी लेफ्ट आर्म हूँ तो मुझे एक एज था कि हाँ यार कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, एटलीस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर ही बन जाऊँगा। बट ये कि जो लोग जुनूनी होते हैं ना, मैं वो नहीं था। और मैंने देखा था वहाँ पर अपने उस क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट में जो लोग जुनूनी थे, जो दिन के 4-4 5-5 चक्कर मार रहे हैं। और मुझे फ़हीम भाई वहाँ के बोलते थे, ये ना अनुभाई पार्क वाले, कि बेटा ये करेगा तो फ़ायदा होगा, वरना तो फ़ायदा नहीं है। सो उनमें से सरफराज भाई भी एक मरतबा आए थे वहाँ पर ना। सो मुझे वहाँ पर लोग दिखते थे कि हाँ यार ये काम है, ये तो मेरे बस का नहीं है बॉस, दैट्स टू मच। सो मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था, तो स्टार्ट कहाँ से किया ये क्रिकेट वाला जो पूरा एक्सपीरियंस है? दानियल भाई आपकी जैसे बात को मैं सेकंड करूँगा कि एक क्रिकेटर बनने के लिए आपको वो एक पैशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही साथ माइंडसेट कि आप करना क्या चाहते हो क्रिकेट में। आया कि आपको उस लेवल को अचीव करना है कि आप एक इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहते हो, या डोमेस्टिक सर्किट में रहना चाहते हो, या फिर सिर्फ क्लब क्रिकेट और मल्टी नेशनल क्रिकेट को खेल के बस अपनी क्रिकेट की एक वो ख़त्म करनी कि हाँ यार ठीक है बस क्रिकेट खेल ली, एंजॉय कर लिया, दैट्स इट। तो पहले तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और उसके अलावा जो मेरा पैशन था वो ये था कि मेरे पास कुछ बचपन की सी तस्वीरें हैं मेरी, जो मेरे अब्बू ने मुझे दिखाई हुई है कि मैं जब 2.5 साल का था ना या 3 साल का, तब से मेरे हाथ में बैट और बॉल है। वो मेरे मामू वगैरह सब बड़े पैशनेट थे क्रिकेट खेलने के भी और देखने के भी। तो वो जब मेरी बर्थडे होती थी या कुछ भी होती थी तो अम्मी अब्बू बताते हैं कि वो लाते ही सिर्फ क्रिकेट की मेरे पास इक्विपमेंट्स थे, जिसमें कैप अच्छी कोई आ गई पाकिस्तान की, या बैट दे दिया, बॉल दे दी, विकेट्स दे दी। तो मैंने वो चीज़ें मतलब बचपन से ये कहते हैं ना कि बच्चा आप जिसको मैं चीज़ में उसको ढालो तो वो ढलता चला जाता है। तो शायद मे बी कि वो चीज़ें मेरे अंदर जाती चली गई और मैं पैशनेट होता चला गया। उसके बाद गली मोहल्लों में खेलना ये तो एक कॉमन सी चीज़ है हर क्रिकेटर के लिए, और ज़रूरी भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब मैं गली मोहल्ले में खेलता था और जिस अपार्टमेंट में रहता था, तो लोग मेरी क्रिकेट की क्वालिटी को देखकर मेरे अब्बू को कन्विंस करते थे कि यार रईस साहब
आप अपने बच्चे को फ्यूचर में क्रिकेट ज़रूर खिलाइएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत टैलेंटेड है। एक तो लेफ्ट आर्मर है, उस पर इस बात स्पेशली इसके अंदर फील्डिंग का एफर्ट, एनर्जी इतनी है, ये बैटिंग भी इतनी अच्छी करता है। क्या एज थी उस वक्त? मेरी एज थी कोई 7-8 साल। ये तो बहुत कम है। हाँ, 7-8 साल में, क्योंकि मैं अपनी एज से बड़े लड़कों में ही हमेशा खेलता हूँ क्योंकि उसमें वो कहते हैं ना कि किसी के अंदर कुछ नेचुरल टैलेंट डिफरेंट दिखता हो तो वो अलग से दिखता है। अच्छा, ये वो बच्चा था जो कि सारे बड़े लौंडे खड़े हुए और एक बच्चा आ रहा है जो भाग के आ रहा है और बस अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा है कि मैं इसको तेज बॉल कर दूं, और मुझे नहीं पता कि वो कितनी तेज होती थी। लेकिन ये था कि डिसिप्लिन में करता था। बड़े लड़के डरते हैं ऐसे बच्चों से कि यार ये कैच पकड़ लेगा, प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, इसको हल्का नहीं लेना। और सबसे बड़ी चीज कि जब कोई आपसे कम उम्र का बच्चा खेल रहा हो तो एक माइंड में दूसरे प्लेयर के ये भी जा रहा होता है कि यार हम इससे आउट हो गए ना तो दुनिया देखने लगी बोली कि बच्चे से आउट हो गए। तो आई थिंक वो सब चीज़ें बनती चली गई। लेकिन एक टाइम आया फिर जब मैं 12 साल का हुआ तो मुझे इतना जुनून पैदा हो गया क्रिकेट का कि फिर मैंने अब्बू से रिक्वेस्ट की कि मुझे असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में समर कैंप में जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ गया और मैं उस वक्त 12 साल का था। और जब ड्यूरिंग कैंप टीमों की सिलेक्शन हो रही थी तो उसमें मैं अंडर 15 की टीम में सेलेक्ट भी हो गया। लेकिन उस दौरान मैं क्रिकेट इसलिए नहीं खेल पाया क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि एजुकेशन को भी देखना था कि यार पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खैर स्कूल से भी प्रेशर, फिर अब्बू का भी ये था कि यार पहले पढ़ लो, बेसिक एजुकेशन हासिल कर लो ताकि तुम्हें नो हाउ हो कि किस तरह चीज़ें चलती हैं लाइफ में। तो उसके बाद फिर यही हुआ कि फिर मैंने क्रिकेट को स्किप किया, छोड़ दी। और उसके बाद मैं फिर पढ़ाई पे लग गया। फिर मैंने अपना मैट्रिक किया, इंटर किया, और उसके बाद फिर 2007 में जब सब चीज़ें मेरी कंप्लीट हुई तो फिर यूबीएल में एक समर कैंप लग रहा था क्रिकेट अकेडमी में। तो मैंने अब्बू से एक तरह से टाइम मांगा कि अब्बू मुझे 4 महीने दे दें, जो मेरी अभी छुट्टियां आई हैं जो आपके इंटर के और उसके बीच में आती हैं आपके नेक्स्ट उसमें। मैंने कहा मुझे 4 महीने दे दें, इस 4 महीने में क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अगर मैं कुछ कर गया क्रिकेट में तो मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ 4 महीने में कोई रिजल्ट ना आया तो फिर मैं जो आप चाहते हैं मैं वो करने को तैयार हूँ। क्योंकि अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैं उनकी जगह रिप्लेस करूँ बैंक में। तो वो कहते हैं ना कि जब आपकी शिद्दत हो और आपके माइंडसेट को, जो मैंने बात की, वो हो क्लैरिटी उसमें कि नहीं यार आपने कुछ करके देना है। तो वो 4 महीने दानियल भाई मैंने इतनी एफर्ट डाली है ना, इतनी एफर्ट डाली है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि जैसे ग्राउंडों के चक्कर लगाना, जो कोचेस ट्रेनिंग बोल रहे हैं वो करना, सुबह बुला रहे हैं तो सुबह जाना, शाम बुला रहे हैं तो शाम जाना, एक दिन में 3-3 मैचेस भी खेलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पहले दिन पहुंचा हूं एकेडमी में और जब मैंने बच्चों के साथ रहते हुए बॉलिंग स्टार्ट की है तो मुझे नहीं पता कि मैंने जो 2012 में बॉलिंग छोड़ी थी, उसके बाद जब मैं 2007 में, मतलब 12 साल की उम्र में जो बॉलिंग छोड़ के जब मैं 19 साल की उम्र में आके बॉलिंग करा था तो मेरा स्विंग वैसे का वैसे ही था, क्योंकि टेप बॉल तो मैं बीच में खेलता ही रहा हूँ। तो जब मैंने बॉलिंग स्टार्ट की और मंसूर अख्तर साहब जो हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, जो यूबीएल के उस वक्त हेड कोच थे, उन्होंने मुझे बॉलिंग करते हुए देखा तो उन्होंने मुझे फ़ौरन उस दिन के बाद अपनी मेन टीम के साथ खड़ा कर दिया कि आप इनके साथ प्रैक्टिस करोगे। तो वो मेरे को सरप्राइजिंग लगा। मैंने कहा यार आज तो मेरा पहला दूसरा दिन है और मैं अगर इस नेट से हटकर मेन टीम के साथ नेट करूँ तो इट्स मीन कि मुझ में कुछ है या मैं कुछ डिफरेंट हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उस चीज़ को मैंने पॉजिटिव लिया और मैं फिर नेट उनकी टीम के साथ करने लगा, मेन टीम के साथ। तो तकरीबन मैंने कोई 1 महीना उनके साथ सिर्फ नेट प्रैक्टिस की, बॉलिंग करता रहा, बैट्समैनों को बॉलिंग करता रहा, फिर प्रैक्टिस मैचेस में करता रहा बॉलिंग। तो वो सारे टाइम पीरियड में फिर ऐसा हुआ कि 2 महीने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको यूबीएल क्रिकेट टीम की बैंक की टीम में रखना चाहते हैं, तो आप अपने घर से पता कर लें कि आप क्रिकेट में कितना मतलब टाइम देना चाह रहे हो, क्या है क्या नहीं, आप ये हमारी जो जॉब है इसको आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो जब मैंने अब्बू को आके बताया कि ऐसा ऐसा अब्बू हुआ है और आप आके ज़रा ऑफिस में मिल लें उसमें मंसूर साहब से, ताकि जो भी क्लियरिटी वो उसी वक्त हो जाए कि मुझे खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। तो खैर क्रेडिट गोज़ टू मंसूर अख्तर साहब और महमूद रशीद साहब जो हारून रशीद के भाई हैं, वो उस वक्त बॉलिंग कोच थे उस टीम के। तो उन्होंने अब्बू को कन्विंस किया कि इसमें बहुत टैलेंट है रईस साहब, इसके टैलेंट को ज़ाया ना होने दें, इसको थोड़ा सा आप टाइम दे दें कि ये खेले। क्योंकि एक सिस्टम होता है क्रिकेट में आने का कि आप एकेडमी आते हैं, एकेडमी के बाद आप किसी क्लब क्रिकेट में आते हैं, क्लब क्रिकेट के बाद आप किसी डिवीज़न में जाते हैं या जोनल में जाते हैं। दिल्ली में आपको सबको पता, आपको ज़्यादा पता है क्योंकि आप खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, उसके बाद फिर सारा प्रोसीजर होता है। तो आई थिंक अंडर 19 तो एज मेरी ऑलमोस्ट निकल ही गई थी, मैं 1 साल खेला हूँ। तो बस 1 साल की अपॉर्चुनिटी में बस मैं 2 विकेटों से रह गया, क्योंकि मारूफ अजीज़ एक बॉलर था हमारा कराची का, दानिश अजीज़ का बड़ा भाई, जो हमारा दानिश अजीज़ बैट्समैन नहीं है खब्बा, उसका बड़ा भाई, हम एक ही टीम में खेले थे कराची की। तो उसमें वो टॉप कर गया था 16 विकेटों पे और मैं 14 विकेटों पे सेकंड पे था। तो वो पाकिस्तान अंडर 19 खेल गया था उस साल। फिर मैं ओवर एज हो गया, उसके बाद फिर मैं वही डिस्ट्रिक्ट के सर्किट में घूमता रहा। क्लब हमारे यहाँ उस वक्त ओवर एज वाला सिलसिला ये होता था कि अपना फिर जो है ना वो
किसी तरह से डेट ऑफ बर्थ में 1 साल 2 साल 1 साल हो जाया करती थी उस ज़माने में ना। और ये बात जो है ये ज़्यादा एज पर नहीं होती थी, बेसिकली 17 साल अंडर 17 में होती थी। क्योंकि अंडर 17 जब खेलने गया मैच में तो हैरान, मैंने बोला ये लौंडे तो बहुत बड़े हैं भाई। हाँ, तो उसके बाद ही तो वो फिर ऐसा सिलसिला बना था कि जब ऐसा होने लगा कि यार एज के हिसाब से एज मतलब लोगों को पर्सनैलिटी को देख के लग रहा था कि ये बड़े हैं, तो फिर वो रिस्क टेस्ट आ गया, फिर बहुत सारे टेस्ट आ गए, तो उससे पता चल जाता कि यार इसकी रियल एज क्या है। तो उसके बाद बहुत सारे प्लेयरों का कैरियर जो है वो पीछे गया, क्योंकि रीज़न ये थी कि वो खेलना अंडर 19 से चाहते थे क्योंकि सेटअप के थ्रू, लेकिन वो खेल नहीं पाए। तो बड़े टैलेंटेड प्लेयर थे जो ज़ाया हुए इस तरह, लेकिन ये कि एक सिस्टम है, एक चीज़ है, प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करनी पड़ती है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली सैलरी लगी 5,000 रुपये की यूबीएल बैंक में 2007 में। 5,000। तो 5,000 सैलरी पे फिर जब मैं पहला चेक लेके घर गया तो अम्मी के हाथ में दिया। अम्मी ने कहा बेटा शाम में जब अब्बू आए तो उनके हाथ में देना। तो जब अब्बू के हाथ में दिया तो बहुत उनको एक थोड़ी सी नमी भी आई कि यार मेरा बच्चा 19 साल की उम्र में कमाना शुरू हो गया। तो उन्होंने फिर उस दिन मुझे कहा कि बेटा क्रिकेट को टाइम दो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, अगर तुम क्रिकेट के साथ पढ़ सकते हो साथ तो इसको भी कंटिन्यू करो और अपनी क्रिकेट भी इंजॉय करते रहो। तो फिर ऐसा टाइम आया कि अब्बू, उस वक्त मेरे पास ना बाइक थी ना गाड़ी थी ना कुछ भी नहीं था, तो अब्बू मुझे ऑफिस जाते हुए मैचेस में ड्रॉप किया करते थे और वापसी फिर मैं कुछ ना कुछ रक्षा या कुछ भी करके मैं वापस आया जाया करता था, या किसी दोस्त को कहता था यार मुझे घर ड्रॉप कर दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट किया, सब कुछ किया। देन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेटअप के हिसाब से चलती चली गई। अच्छा, मैं अपने बारे में ना बड़ा ऑनेस्ट हूँ। मैं पाकिस्तान खेल ज़रूर गया हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करके पाकिस्तान खेला हूँ। सिर्फ मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मैं हमेशा टीम के लिए सोचता था कि यार टीम के मैन बनना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने जब कोई बड़े मैच में खेला हूँ ना, चाहे वो टीवी का मैच हो, डोमेस्टिक T20 का, डोमेस्टिक वनडे का, या फर्स्ट क्लास का, या इवन रमज़ान कप का सेमीफाइनल फाइनल, तो वहाँ मैंने इम्पैक्ट डाला। तो जब आप बड़े प्रेशर मैच में कहीं इम्पैक्ट डालते हैं ना और टीवी पे आके, तो फिर आप अलग दिखते हैं कि नहीं यार इसमें वो पोटेंशियल है कि ये प्रेशर इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट, आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, इम्पैक्ट। मैच के अंदर ना और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। एक थ्रो तुमने कर दिया, सॉलिड थ्रो मार दिया, दिस इज इम्पैक्ट। एक तुमने बाउंड्री रोक दी जान मार के, 1 रन रोका है वो, दिस इज इम्पैक्ट। ठीक है, एक स्विंग बंदा बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, उस स्पेल को एक बैट्समैन ने निकाल दिया सिर्फ ना, उसकी स्विंग तोड़ दी, दिस इज इम्पैक्ट। इट इज़ सो डीप एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल कि हम उसको जब डेप्थ में जाकर नोटिस करते हैं, हम बोलते हैं कि यार ओ माय गॉड दिस इज़ अमेजिंग। वहाँ बाउंड्री चाहिए, इस पॉइंट पे इस ओवर में बाउंड्री चाहिए, मार दी, दिस इज इम्पैक्ट। और डैनी भाई मैं आपको एक और बात बताऊँ, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो मेरे करियर में बड़ा साथ दिया जिसने मेरे, जो मैंने टीम मैन की बात की है ना, कि फॉर एग्जांपल जिस मैच में मुझे मौका नहीं मिला, जिस सीरीज़ में मुझे मौका नहीं मिला, या जिस टूर्नामेंट में पूरा अगर सीज़न में बाहर बैठा रहा हूँ, तो मैंने कभी भी कोई सवाल नहीं किया कि मैं क्यों बाहर बैठा हूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड टीम मैन। हाँ, जब टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए तो आप रिव्यू करो कि यार आप इसमें कैपेबल क्यों नहीं थे कि आपकी टीम प्लेइंग 11 में सिलेक्शन नहीं हुई। आप अपने कोच से सवाल करो, आप अपने मैनेजमेंट से सवाल करो कि यार क्या मैं इस काबिल नहीं था कि मैं प्लेइंग 11 में एडजस्ट हो सकता था, या मेरी तैयारी अभी उस लेवल की नहीं है। तो ये एनालाइज करना, ये रिव्यू करना एक प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ी बात, आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हो तो उसकी तैयारी होनी चाहिए, ताकि आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इतने तैयार हो कि आपने इम्पैक्ट डालना है और फिर आप बाहर ना हो सको। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी प्रिपरेशन करके जाता था। जब जहाँ मुझे मौका मिला है तो अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि वो ऐसी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस हुई हैं कि जहाँ लोगों ने बोला कि नहीं यार इस बंदे में कुछ अलग सी क्वालिटी है, इसकी पेस नहीं है, इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, लेकिन इसकी लाइन और लेंथ जो है ना वो बहुत कंट्रोल्ड है। ये बैट्समैन को स्क्वीज करके रखता है, ये इतनी आराम से हिट नहीं मारने देता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरी टेप बॉल की वो थी ना वैराइटीज़, वो मैंने हार्ड बॉल में अप्लाई की। क्योंकि टेप बॉल में आपको पता है कि 6 ओवर का गेम, 8 ओवर का गेम, तो उसमें बैट्समैन हर बॉल पे मारने के लिए रेडी रहता है। हर बॉल पे छक्का लग रहा है। तो वो जो साइकी थी ना मेरी टेप बॉल वाली, वो मैंने अप्लाई की अपने हार्ड बॉल क्रिकेट में, प्रोफेशनल क्रिकेट में। वो ऐसे कि मैं स्लो वंस करता था, और रोड पे अगर आप खेल रहे हैं आपको पता है कि आपने जोर से लाके मारा तो बॉल ग्रिप करके एकदम ब्रेक हुआ था तो बैट्समैन घूम जाता था। कटर बोलते हैं ना उसको। इसी तरह यॉर्कर्स, अगर आप सीमेंट विकेट पे खेल रहे हैं जहाँ ब्रेक नहीं हो रहा या आपका बॉल निकल नहीं रहा तो आपको यॉर्कर्स मारने। जहाँ शॉर्ट विकेट आ गई है, यानी फॉर एग्जांपल 22 की जगह आपको 18 कदम का मैच विकेट पे मैच खेलना है, तो आप वहाँ पे लेंथ बॉल मारो तो बहुत जल्दी बाउंसर आता है तो बैट्समैन को टाइम नहीं मिलता।
तो ये सारी की सारी चीज़ें ना ये मैंने अप्लाई की हैं हार्ड बॉल में। बहुत ज़बरदस्त। तो इस चीज़ में मे भी शायद मैं थोड़ा क्लेवर था, हाँ। मेरा माइंड शार्प था, तो मैं फ़ौरन वहाँ पे अप्लाई किया, उसके रिजल्ट आना शुरू हुए। लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल काम है यार। उसके लिए प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की जो मैंने बात की है ना, बिफोर द सीजन या बिफोर द गेम आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो आप फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम देने के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन नहीं है और सवाल आपके सामने आ गया, तो आप क्या जवाब दोगे? उल्टा सीधा लिख कर आ जाओगे, फिर आप बोलोगे यार काश मैं ये तैयारी कर लेता। तो वो काश का जो लफ्ज़ है ना वो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आई वांट टू टॉक अबाउट यॉर्कर्स बहुत, क्योंकि जाहिर है धत्ती, आपको बातों से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितना बड़ा धत्ती हूँ क्रिकेट का। अब हम देख रहे होते हैं टीवी पे, अब टीवी पर मैं भी एक्सपर्ट बना होता हूँ पीछे बैठ के, ठीक है, ये कर तू यार, ये कर, और हर पाकिस्तानी एक्सपर्ट बना होता है। अभी अच्छी बात है, बुरी बात है, अलग बात है, लेकिन है पैशन, बिल्कुल पैशन है, मोहब्बत है, ठीक है। यार तू यॉर्कर क्यों नहीं मार रहा है? यॉर्कर मार, यॉर्कर मार, यॉर्कर मार। ये यॉर्कर मारने वाली जो हमारी पीछे से एडवाइस चल रही होती है ना, शोर चल रहा होता है, दुआएं चल रही होती है कि अल्लाह ये यॉर्कर मार दे, और बॉलर यॉर्कर नहीं मारता, ठीक है। जितने भी बॉलर्स हैं, जितनी मैं शाहीन आफरीदी से लेकर भी पीछे तक जाऊंगा ना, जितने ही बॉलर्स हैं, हम जब मैच हार रहे हैं, मैच फंसा हुआ है और बॉलर यॉर्कर नहीं मार रहा, और बॉलर यॉर्कर नहीं मार रहा और बॉलर को छक्के चौके पड़ रहे हैं, रन्स जा रहे हैं, लेकिन वो यॉर्कर नहीं मार रहा, ऐसी सिचुएशन मैंने बहुत मरतबा देखी हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डीकोड दिस कि यॉर्कर ऐसी सिचुएशन में मारने से बॉलर घबराता क्यों है और क्या वजह होती है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैं इसकी सिंपल सी आपको एक बात बताता हूँ, यॉर्कर ना सबसे अंडररेटेड बॉल है। ओह, रीज़न, वसीम भाई, वकार भाई, शुएब भाई क्यों मारते थे इतनी? उस वक्त बॉल रिवर्स बहुत होता था, और जब बॉल रिवर्स होता है ना तो यॉर्कर सबसे बेस्ट बॉल है, क्योंकि बैट्समैन लाइन देखता है और उस लाइन पे जाता है और वो लेट स्विंग होता है तो उसको टाइम ही नहीं मिलता फिर पकड़ने का। लेकिन अब की क्रिकेट में 2 नए बॉल लग गए, पिचेस इतनी ऐसी हाल है, स्क्वायर पे अब वो यानी ट्रफ वाला स्क्वायर नहीं होता, ग्रास वाला स्क्वायर होता है, तो बॉल रफ होता ही नहीं है। एक बॉल पे 24 कैमरे लगे होते हैं, आप बॉल को कुछ कर नहीं सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स ट्रू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में हो जाता है जेन्युइन, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में आप कुछ भी कर लो ना बॉल को। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप पास्ट में भी चले हैं तो पीछे सब कुछ हुआ है, हाँ, और बड़े बड़े स्कैंडल्स भी आए। अब वो चीज़ हो नहीं सकती, स्कैंडल्स तो आए, लेकिन अब रिवर्स करने के लिए बहुत बड़ा आर्ट चाहिए। वो आर्ट क्या है मैं आपके थ्रू में बताता अपने यंगस्टर्स को भी, और दैट्स ट्रू। आपने बॉल की केयर करनी है। अब वो केयर कैसे होगी कि आपने जब नया बॉल हाथ में लिया है और आपने जब बॉलिंग स्टार्ट की है, तो ये पूरी कंबाइंड टीम एफर्ट होती है उस बॉल को केयर करने के लिए, जो आखिरी 15 ओवर में आपको रिवर्स देती है। अब डिटेल वो कैसे होती है कि अगर बॉल आपने किया, आपको अंदाज़ा हो गया कि भाई इस वाली साइड पे बॉल पे निशान लग गया है, तो अब उसके अपोजिट आपने शाइन रखनी है और कंटिन्यूसली उसको थ्रो भी करना है, तो उस वाली कोशिश करनी है कि क्रॉस सीम मारनी, तो ताकि वो लगता रहे, रफ होती रहे। और जिस फील्डर के पास बॉल जा रही है, कीपर या स्लिप वाले का जा रही है, तो उसका काम बनता है कि वो हल्का हल्का रफ करके बॉल बॉलर तक पहुंचाए। स्लो, इट्स अ स्लो प्रोसेस, आप भले 2 सेकंड ले लें। तो ये जब प्रोसेस से पूरा आता है, बॉल बॉलर के हाथ में आता है ना, तो वो शाइन बरकरार रहता है, और 35 ओवर है, स्विंग भी चलता रहता है, और जैसे ही आप मिडिल ओवर्स में आते हैं तो फिर रिवर्स स्विंग भी शुरू हो जाती है। क्या बात तो है, बॉल मांगती है केयर, क्या डिटेल है यार। और ये केयर अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप डेप्थ ओवर्स में यॉर्कर मारने में डेफिनेटली घबराएंगे। रीज़न ये है कि जब आप यॉर्कर के लिए जाते हैं ना, तो आपके दिमाग में सबसे पहला डाउट पता है क्या आता है कि मेरी यॉर्कर की एग्जीक्यूशन अगर सही जगह नहीं गिरी तो मुझे 100% बाउंड्री लगनी है, फुल टॉस या फिर हाफ वॉली। ओह माय गॉड, दोनों बॉलें ऐसी हैं कि यॉर्कर के बाद अगर एग्जीक्यूशन आपकी सही नहीं है तो मैक्सिमम चांस है कि आप हिट खाओगे। तो मेजॉरिटी बॉलर्स जो है ना वो डरते हैं यॉर्कर करने में। मैं भी आपको रिसेंटली अभी किस्सा सुनाऊँ अपना, जो मुझे 4 छक्के लगे PSL में। मेरी सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैंने टेप बॉल खेली, मैं अब यॉर्कर को बैक करता हूँ, क्योंकि मुझे पता सबसे सेफ बॉल है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को कंट्रोल बहुत है उस पर। लेकिन आपकी मैंने यॉर्कर्स देखे बहुत गंदी एग्जीक्यूट है, प्रॉपर। क्योंकि मेरी यॉर्कर मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को बैक करता हूँ। मैंने टिम डेविड से 4 छक्के खा लिए सिर्फ इस वजह से कि मेरी स्ट्रेंथ वो है। लेकिन उससे भी मैंने एक चीज़ लर्न करी कि अगर आपकी स्ट्रेंथ है और उस दिन आपका दिन नहीं हो और वो एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, तो यू हैव टू प्लान समथिंग एल्स, फॉरन। लेकिन वो प्रेशर इतना होता है, इतना कम टाइम होता है कि आपका दिमाग उस वक्त ऑन द स्पॉट चलता नहीं है। वो आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि यार काश मैं उस वक्त एक अच्छा लेंथ बॉल कर देता, काश मैं थोड़ा सा स्लो वन बाहर कर देता,
तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बाद में आती हैं जब आप कमरे में आके लेटते हैं। लेकिन मैं इसका काउंटर इस तरह देता हूँ कि अगर मैं बॉल कर रहा हूँ, ठीक है, पहला नहीं हुआ एंड आई एम थिंकिंग कि मेरी स्ट्रेंथ है, तो आई विल बी लाइक आई एम सो स्टिल कॉन्फिडेंट कि यार दूसरा तो होगा, लगेगा, आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट तीसरा होगा, आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट चौथा होगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा एक्सपीरियंस है, और वो नहीं हो रहा क्योंकि दिन नहीं है। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। दिन नहीं है क्योंकि क्रिकेट ऐसी गेम है कि जिस दिन आपका डे होता है ना, तो उस दिन आपको बैट बॉल पे भी विकेट मिल रहा होता है, और आप अच्छी बॉल पे तो हर आउट कर ही देते हैं, बैट बॉल पे भी विकेटें मिलती हैं। बैट बॉल क्या होती है? बैट बॉल फॉर एग्जांपल कि आपने कोशिश की यॉर्कर करने की, फुल टॉस हुआ, बैट्समैन ने मारा, मिस टाइम हुआ, सामने कैच हो गया। फॉर एग्जांपल आपने लेंथ बॉल की है, लेकिन वो वाइड बॉल है जो बैट्समैन को रूम देती है कि आप कट या कवर पे पंच मारो, लेकिन वो एज लग के कीपर के पास चली जाती है, जो मेजॉरिटी ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप बॉलिंग करते हुए सोचते होगे या अल्लाह आज मेरा दिन अच्छा हो जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, अगर विकेट आ जाए इस तरह की बॉल पे, आप सोचते हो कि अल्लाह शुक्र चौका नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मैं पीएसएल सेकंड में ब्रैंडन मैककलम मेरे सामने, और ब्रैंडन मैककलम टू बी वेरी ऑनेस्ट सो डोमिनेटिंग प्लेयर इन T20 क्रिकेट के वो पहले बॉल से ही मारना शुरू कर देता है, उसके पास कोई क्लू ही नहीं है रोकने का। अब उसने समी बाई को और एक और आंड्रे रसल के ओवर में, पहले 2-3 ओवर में उसने मारदार शुरू कर दी। 3 ओवर में 42 रन लगे में जी, ब्रैंडन मैककलम के सामने मैं आ गया, जो समी बाई और आंड्रे रसल जो 140 वाले बॉलर है, उसके बाद आ गया 128 वाला बॉलर। अब मैंने मिसबा भाई से बात की ना, मिसबा भाई इसको मैं क्या करूँ? कह रहा तू ना सिर्फ डंडों में बॉल कर। मैंने पहला बॉल किया, मेरे प्रेशर में डंडों वाला बॉल गिरा शॉर्ट ऑफ लेंथ, जो उसकी स्ट्रेंथ है, और ये दुबई स्टेडियम में मैच हो रहा है, एंड दैट इज ब्रैंडन मैककलम। आप बिलीव करें उसने शॉट मारी है, क्योंकि वो खेल रहा था पिछले 2 ओवर पहले 145 144 वाला बॉलर, मैं आया 129 और 30 वाला बॉलर, तो जो उसने जिस लेंथ को देख के शॉट मारा ना, तो वो बैट स्पीड अर्ली आ गया। बैट स्पीड जब अर्ली आया तो उसका एज लगा और सीधा स्क्वायर लेग के हाथ में कैच। तो यू नो व्हाट आई मीन, कि आपका अच्छा दिन भी हो ना, तो बैट बॉल भी आपको विकेट मिल जाती है। क्या बात है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं बड़ी, जो एकदम गेम चेंज कर देती है। और उसके बाद जब दोबारा वो अगले मैच में आता तो मैंने प्रॉपर उसको प्लान करके आउट किया। वो कैसे आउट किया प्लान मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि उससे पहले उसने एक मैच में 50 भी कर दिया था। तो मिसबा भाई हम लोग सब बैठे हुए टीम से मारा, तो उन्होंने बोला यार मैककलम ने पिछले में रन किए, ये फॉर्म में आ गया, तो उसको क्या करना है। मैंने कहा मिसबा भाई मैं तो ओवर करता हूँ तीसरा या चौथा, तो आप मेरे लिए एक काम कीजिएगा, इसको मिड विकेट और स्क्वायर लेग दोनों पीछे कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको पिछले गेम में वही आउट किया हुआ है शॉर्ट ऑफ लेंथ पे, क्योंकि वो तो मुझसे गलती से हो गई थी, लेकिन ये समझ रहा होगा कि शायद यार इसने प्लान करके आउट किया। मैंने कहा आप मुझे 2 फील्डर पीछे दीजिएगा और मैं इसको पहला बॉल यॉर्कर मारूंगा। अब वो पहला बॉल यॉर्कर मारने का मेरा मकसद ये कि अगर वो स्लॉक करने भी जाता है तो मेरा प्रोटेक्शन उधर है, तो मैं बच जाऊंगा, और अगर वो रोक लेता तो डॉट बॉल है। मैंने कहा पहला यॉर्कर करूंगा, दूसरा इसको करूंगा बैक ऑफ द हैंड स्लो वन, क्योंकि अगर उसने इसको पहला यॉर्कर किया तो मेरा यॉर्कर फुल टॉस मारने के लिए लेंथ बॉल एक्सपेक्ट करेगा, वो निकल के सामने मारने जाएगा। तो आप वो वीडियो देखिएगा और वो मैच की हाईलाइट्स निकालिएगा। पहला बॉल यॉर्कर हुआ है, दूसरा बॉल मैंने उसको बैक ऑफ द हैंड किया, वो रिसीव हुआ और सामने मिड ऑफ पे कैच मिसबा भाई के हाथ में। वाओ, क्योंकि मारने में वही शॉट किया था, लेकिन वो पेस से रिसीव हुआ तो मिड ऑफ पे कैच। तो आपकी प्लानिंग 70-80% कामयाब होती है, लेकिन उसकी माइंड की क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, लेकिन जब आप बड़ा नाम देखते हो ना, तो मेरी थ्योरी है कि मैं नाम नहीं देखता। मैं ही नहीं देखता क्रिस गेल खेल रहा है, मैं ही नहीं देखता जॉय रूट खेल रहा है, मैं ही नहीं देखता विलियमसन खेल रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में है बॉल, और बॉलर ही पूरे क्रिकेट के गेम को चला रहा है। That's true, that's true. तो आपको ये बस फोकस होना चाहिए कि मेरी जगह ये है, मैंने उस जगह को देख के बॉल करानी है। क्योंकि रोमान भाई अगर आप क्रिकेटर को देख लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने कोहली को देख लिया सामने, फिर वो आपके सामने कोहली आ गया, आपके दिमाग में फिर वो आपके सामने कोहली आ गया कि भाई ये तो आउट ही नहीं होता। वही वाली सोच है ना, इतनी शॉट्स हैं, वो अच्छी बॉल को भी मार देगा, आप उसके बारे में सोचने लग जाओगे, आप अपने बारे में नहीं सोचोगे कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। तो मैं जब बॉलिंग कंसल्टेंट भी बना था ना PSL 6 में, तो मैं यही बात करता था कि अपनी स्ट्रेंथ देखो, दूसरे को छोड़ दो। दूसरे की स्ट्रेंथ पे जा रहे हो और उसके चक्कर में अगर आप अपने वीक पॉइंट पे चले जाते हो, तो फिर फेलियर किसका है? आपका अपना। सही बात है। आप अपनी स्ट्रेंथ को बैक करो, उस पर आपको मार लग जाए, फाइन, कोई इशू नहीं। तो यही मैं हमेशा बात करता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए इंसान को। हमने कोहली की बात की, बेसिकली इस वक्त आपका इंटरेक्शन रहा है, आपने कभी बॉलिंग कराई हुई, या फिर आप जितने भी जानने वाले हैं वो उसकी बैटिंग के बारे में क्या कहते हैं? व्हाई इज ही सो सक्सेसफुल इन बैटिंग? एक तो वो अपने प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, चाहे अब प्रोसेस में उसकी लाइफ रूटीन, उसकी ट्रेनिंग, उसका प्रैक्टिस सेशंस, हर चीज़ उसकी बहुत डिसिप्लिन है। और कोहली से कनेक्ट भी कर रही है उसकी, हर चीज़ उसको पता है, उसने इतना हर चीज़ को इतना अच्छे से मैनेज किया कि मेरे सोशल लाइफ को मैंने कैसे मैनेज करना है, मैंने ड्यूरिंग सीजन अपने आप को कैसे लेके चलना है। मैंने यार जिस बंदे ने
8 साल 9 साल मीठे की कोई एक चीज़ ना चखी हो, तो आप अंदाज़ा लगा लें वो कितना पैशनेट हो सकता है अपनी गेम को लेकर। और ये सारी चीज़ें क्रिकेट की वजह से सारी चीज़ें उसको जो है ना बैक कर रही हैं उसकी और बैटिंग उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है जिसपे उसने कहा था कि जब मैं फेल हुआ हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही पहले 25-26 इनिंग, तो मैंने आके एक दिन अपने आप को मिरर में देखा है कि यार मैं ऐसी फिजिक के साथ अपने लेवल को मैच नहीं कर सकता। अगर मेरे जैसे अब मेरी कंट्री में सचिन पाजी हैं या जो भी हैं, मैं उनके लेवल तक नहीं जा सकता अगर मैं ऐसे रह के खेलूँगा। मैंने तो देखा उसके बाद उसने सब चीज़ें चेंज करी और आज वो क्या चीज़ बना हुआ ये सबको ही पता है। तो ऐसा पैशन एक पागल आदमी कर सकता है, और वो सिर्फ क्रिकेट कि मैंने एक अच्छे लेवल पे जाना है। और दुनिया में ये बात चले कि विराट कोहली भाई कुछ है, कोई गेम है, कोई गेम। और ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हर क्रिकेटर के लिए, आई थिंक हर क्रिकेटर के लिए। और वो सेल्फ मेड स्टार है, आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है, क्योंकि रोहित शर्मा की अगर आप बात करें तो रोहित शर्मा नेचुरल टैलेंटेड था, उसको लोगों ने पुश किया कि नहीं यार तू प्लेयर है, तू टैलेंटेड है, तू खेल जा, बस तू रन कर दे। विराट कोहली मेहनती प्लेयर है, बहुत ज़्यादा शॉट्स बनाई हैं उसने, अपनी टेक्निक को बेहतर किया। रोहित का मैंने देखा है कि मिडिल तो ऐसा करता है, रोहित ठा, आप उसकी फिजिक देखें, ठा 6 जो पहले फिजिक थी वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ते, लेकिन वो नेचुरल इतना है कि उसको फर्क नहीं पड़ता उसके रिफ्लेक्सेस को। लेकिन अब क्या है कि अब एज बढ़ती जा रही तो ऑब्वियसली अब रिफ्लेक्सेस स्लो हो जा रहे हैं। तो आई थिंक विराट कोहली को मैंने कभी बॉलिंग नहीं करी, लेकिन उसको मैंने लाइव खेलता हुआ देखा है। और जो मैंने अपने सराउंडिंग में जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, जो भी उसके साथ खेले हैं, जो भी है यार, वो बहुत पॉजिटिव आदमी है, वो बहुत ही पॉजिटिव आदमी है। और वो कहता है कि जो चीज़ मेरे हाथ में आई है मैंने आखिर तक छोड़नी नहीं। यानी अगर वो कहता है कि मैं जिस मैच में भी जा रहा हूँ तो बस फिनिश करके आना है मैंने अपनी कंट्री के लिए, तो जो बंदा सोच ही उतना बड़ा रहा है तो उसकी सक्सेस डेफिनेटली उसके साथ जाएगी। मुझे एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक लगा हुआ था जब ये हमारा T20 का मैच चल रहा था, ठीक है, विराट कोहली खेल रहा था। अब मैंने अपने एंड से तो, क्योंकि विराट कोहली जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैंने सोच लिया था कि शायद यार ये निकाल देंगे, हमारे बॉयज़ निकाल देंगे, इतना मुश्किल काम नहीं, हारिस रऊफ खड़ा हुआ है, शाहीन है, बाकी नवाज़ है, निकाल देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन खेलते खेलते स्लो वो बंदा इतना चिपक गया, इतना खड़ा हो गया कि मैंने बोला कि यार पांड्या निकल जाएगा, सब निकल जाएंगे, ये बंदा तो नहीं निकलने वाला। देन कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। वो जो बात बोली हर्षा भोगले ने, मैंने बोला ओके ठीक है, ख़त्म करो इसको, क्योंकि वो वहाँ 2 छक्के चाहिए थे और विराट कोहली ही मार सकता, 2 छक्के, कोई और दुनिया का बंदा मार नहीं सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो 2 बॉलें हारिस रऊफ ने की उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। वो विराट कोहली जैसा प्लेयर ही सिर्फ शॉट मार सकता था, अदरवाइज वो आप सही कह रहे हैं कि कोई प्लेयर नहीं मार सकता। यार हाउ कुड बी पॉसिबल कि कोई बॉलर आके स्लो बाउंसर मार रहा है इस हाइट पे और वो सामने छक्का मार, ये कैसे मारा है सामने यार, इट्स कैच हो गया मुझे कैच लगा। उसके बाद दूसरा बॉल उसने फील्ड प्रोटेक्शन ली हुई है, लेंथ बॉल, टॉप ऑफ स्टंप का बॉल, उसने यूं जाके यूं छक्का मार दिया, कैसे मार, क्रेजी। और जो रिक्वायरमेंट थी उस मौके की वो उसने पूरी की। उसके बाद उसको पता था कि मैच जिता देना है। 8 बॉलों पर 28 रन चाहिए, तो जो कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि 2 बॉलों पे 2 छक्के चाहिए, दैट वाज इम्पॉसिबल। जिस तरह की हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहा था, आउटस्टैंडिंग, क्योंकि पांड्या को वो बॉल मिस करा दी थी, कोई नहीं खेल सकता था, कोई नहीं खेल सकता था। वो पेस और वो फिर वेरिएशन चल रही थी, बड़ा जबरदस्त, समझो जंग चल, इट वाज अ वॉर प्रॉपर, ठीक है, एंड अ ब्यूटीफुल वॉर। बट that was the problem is that was विराट कोहली, yes, and it was class। वहाँ मैच खत्म हो गया था। और अगर जो आपने लर्निंग की बात की ना विराट कोहली से, इंस्पिरेशन वाली, मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ उससे अभी सीखी, उसके इंटरव्यूज से और उसकी सारी जर्नी से, जो उसके फेलियर से लेकर और अब दोबारा जो उसने करना शुरू किया। सम टाइम आपको ऐसा लगता है एज ए प्लेयर कि हाँ यार मैं फिट हूँ, मैं सब चीज़ कर लूँगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है मेरी इनिंग्स फेल हो रही हैं, कोई बात नहीं। उसने ये बात बोली कि मैं अपने आप को ओवर पुश कर रहा था, मेरी बॉडी वो डिमांड ही नहीं कर रही थी कि मैं क्रिकेट खेलूँ अभी। तो कह रहा है मैं मेंटली ये सोचता था कि मैंने इतनी मेहनत की कि मैं तो फिट हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मेरी फिजिक भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो मैं क्यों रन, ठीक है मेरा फेलियर चल रहा है, शायद मेरी सिलेक्शन गलत है, मैं टेक्निकली गलत खेल रहा हूँ। जबकि विराट कोहली टेक्निकली गलत नहीं खेल रहा था, पॉसिबल ही नहीं है। सीधी बॉल को लेफ्ट आर्म स्पिनर उसको फेंक रहा है, वो बैट ला रहा है और बैट और पैड के बीच में से बॉल निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है मेंटली मैं फिट हूँ, लेकिन उसकी बॉडी साथ नहीं दे रही थी। उसने ये बात बोली है, कह रहा है इस वजह से फिर मुझे ये हुआ कि यार अब मैं थोड़ा गैप लेता हूँ और मैं कुछ नहीं करता, और फिर मैं 2-3 वीक का गैप लेने के बाद वापस आता हूँ। That's the point, कि कुछ भी नहीं करता हूँ। उसने जनरली कुछ भी नहीं किया,
क्योंकि अभी मैं अमेरिका गया हूँ तो 2-3 हमारे से प्लेयर हैं इंडिया के जो कि बेंगलोर और इन सब जगहों पे खेलते रहे आईपीएल में, जिनकी विराट कोहली से ऑन एंड ऑफ बात होती रहती है। तो उन्होंने बताया कि विराट पाजी ने 3 हफ्ते क्रिकेट के बल्ले को हाथ ही नहीं लगाया, ना वो जिम गए ना कुछ गए, वेकेशन पे निकल गए चिल करने। That was important, very important, I think. जब वो चिल करके वापस आए और जब पहले दिन ट्रेनिंग पे गए तो उसने विराट कोहली ने खुद ही बताया, देन आई फील कि हाँ यार मुझे अब एंजॉयमेंट मिल रही है, मुझे मज़ा आ रहा है, मेरी बॉडी में कुछ लगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। इसी तरह जब उसने पहले दिन नेट किया तो उसको फील आया कि ओह यस मेरी बॉडी चल रही है, अब हर बॉल पे जा रही है, पल्ले बॉल आ रही है। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि सम टाइम अगर आपको फेलियर मिल रहा है तो आप वापस बेसिक पे आ जाओ, ओवर पुश ना करो। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की और उसके बाद अभी जब मैं PSL गया हूँ तो मैंने वही प्रोसेस फॉलो किया है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट दानियल भाई, हर साल मैं जब PSL में मैच खेलता था तो मुझे मैच खेलने के बाद बहुत फटीग होती थी, लेकिन मैंने इस साल खेला मुझे कोई फटीग ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने उस वाली चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश की। अच्छा। और मैं अप टू द मार्क नहीं गया, उसका शायद मैंने 40-30% किया होगा, लेकिन मुझे उसके रिजल्ट दिखे। तो आई थिंक मैंने उससे बहुत ये चीज़ सीखी है। मैच खेला, स्विच ऑफ किया, प्ले स्टेशन लगा लिया, स्विच ऑफ किया, प्ले स्टेशन लगा लिया, गैदरिंग में लड़कों के साथ बैठ गए वहीं रूम के अंदर, इंजॉयमेंट कर ली, गाने सुन लिए, कुछ और कर लिया, स्विच ऑफ कर दिया, क्रिकेट की बात ही नहीं कर रहे, जस्ट चिलिंग। रेस्ट है तो उस दिन प्रॉपर रेस्ट, नहीं जिम जाना, नहीं बॉलिंग करनी, इजी लाइफ। अगर माइंड को ये फील आ गया कि हाँ यार आज मैं कल के मैच के लिए तैयार हूँ, तो बिफोर द गेम इजी लाइफ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक ये जो हम जिक्र कर रहे हैं जिस प्लेयर का, वो प्लेयर इतना बड़ा है, ऑफ कोर्स हम बहुत सारे लोगों से सीख सकते हैं, लेकिन जब एक बहुत ज़्यादा टॉप पर बंदा चला जाता है ना, तो हम जब उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, सो उसके अंदर से 100 चीज़ें निकल कर आती हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग की ही बात करूँ तो हम 1 घंटे बात कर सकते हैं कि विराट कोहली बोलने में क्यों इतना अच्छा है। वो उर्दू भी अच्छी बोलता है, वो पंजाबी भी बोलता है, वो अंग्रेजी भी बोलता है बेहतरीन, और फिर वो ह्यूमर करता है, सब कुछ। अदाकारी देखकर परेशान हो जाए आप, देन उसकी ह्यूमर देखकर आप परेशान हो जाए। वो बंदा जो है वो स्टोरी टेलर अच्छा है, ठीक है, कहानियाँ सुनाता है, सो हर चीज़ के पीछे काम हुआ है, ठीक है। इसी वजह से ब्रांड्स भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम एज अ क्रिकेटर, आप जो है जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं पूरी दुनिया में, वो फिर समझने की कोशिश करते हैं कि वाई, ओके दैट्स इंस्पिरेशन, ठीक है, मैं भी ऐसा ही करूँगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है, जबकि अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। वाह यार, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने बहुत मैं बेसिकली फुटबॉल में रोनाल्डो, क्रिकेट में देखिए मैं इनकी फिटनेस लेवल तक शायद ना जा पाऊँ, लेकिन उनका मैं कुछ % भी कर लूँ ना तो शायद मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आ जाए। और मैंने देखी है अपने अंदर इंप्रूवमेंट। मैंने बैटिंग के अंदर अभी जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो वही विराट कोहली वाली इनिंग, सूर्य कुमार यादव की इनिंग, फिर आप पीछे वर्ल्ड कप में चले हैं जो मिचेल मार्श ने खेली, इसी तरीके से कुछ प्लेयर्स की इनिंग देख के ना मैं अपने अंदर वो चीज़ फील करता हूँ कि यार मैंने भी इनकी तरह शॉटें मारनी है। तो उस पर मैंने मेहनत करी, और जब मैंने मेहनत करी और उसके बाद मैं PSL में गया हूँ, जब मैंने नेट पे बारी ली, तो इस साल PSL में मेरे टीम के प्लेयरों ने मुझे बोला है, मैनेजमेंट ने, कि यार तू कितना डिफरेंट लग रहा है, कि तू हिटे कितनी प्रॉपर शेप में मार रहा है। वरना पहले तो हम बॉलर थे ना, हमने आँख बंद की और बस नियत की और बिस्मिल्लाह करके हमने मिड विकेट मार दी। लेकिन अब क्या चेंज आया कि यार जहाँ लाइन में बॉल है उस लाइन के अंदर शॉट मारनी है। तो ये छोटी छोटी सी, और ये रमीज़ राजा वाली बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि उन्होंने कहा कि यार वो टेल एंडर्स का ज़माना चला गया, ठीक है, अब आखिरी बैट्समैन की भी ज़रूरत है कि उसको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो। क्योंकि मुझे याद है एक ज़माने में मोहम्मद आसिफ जब बैटिंग किया था तो उनको बैट पकड़ना भी नहीं आता था। तो बात यह है कि अब टाइम ऐसा आ गया है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हम नहीं चाह रहे कि एक बॉलर हमारा जो है शाहीन शाह अफरीदी विराट कोहली बन जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। उनका जो कोर है वो बोलेंगे, लेकिन बेसिक अगर पता होगी तो शायद वो इम्पैक्ट हो जाए, वो इम्पैक्ट हो जाए, टीम के लिए अच्छा चले जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी फाइनल देखें PSL का, जो शाहीन ने इनिंग खेली, यार मैं तो हैरान, वो 14-15 बॉलों पे 43 रन का होना अनबिलीवेबल, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कोई शाहीन से, उसने वो कर दिया और वो फाइनल जीत गए। खूबसूरत एग्जाम्पल दिया आपने, क्योंकि वो भी एक टेलेंडर ही काउंट होता है ना, लेकिन उसने क्या मेहनत की है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हारिस रऊफ आके अगर 2 छक्के मार रहा है वर्ल्ड कप के किसी मैच में, तो इम्पैक्ट है कि यार, क्योंकि ऐसा होता है जब आप 6 आउट कर लेते हैं ना किसी भी टीम के, तो लोग मेजोरिटी कहते हैं यार ऑलराउंडर को आउट कर दो, उसके बाद 8, 9, 10 जो है ना वो टेल है, ये आउट हो जाते हैं। इनको बाउंसर मारो, इनको फिर आगे यॉर्कर मार दो तो ये आउट है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, अब टाइम हो गया चेंज। अगर आप जोफ्रा आर्चर की बात करें, अगर आप अब पैट कमिंस की बात करें, अब आप अगर मार्क वुड की बात करें, या इवन आप शामी की बात कर लें, शामी की टेक्निकल वो बिल्कुल ज़ीरो है, उमेश यादव की बात कर लें,
ये वो प्लेयर हैं जो टेस्ट क्रिकेट में आके 25-25-30 रन कर जाते हैं, एक बूस्ट दे देते हैं टीम को, मोमेंटम शिफ्ट कर देते हैं। वर्ल्ड कप T20 में कोई 12 रन के 2 बॉलों पे 2 छक्के मार दें एंड के आखिरी ओवर में, तो वो 12 रन आपकी टीम को मोमेंटम दे जाते हैं जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि ये मैंने भी पर्सनली फील किया, जब मेरा डोमेस्टिक T20 में इंजरी के बाद कमबैक हो रहा था, तो हम पिंडी के खिलाफ एक मैच खेल रहे, हारिस रऊफ बॉल कर रहा, सैफी भाई के साथ में बैटिंग कर रहा। तो सैफी भाई तकरीबन 40 समथिंग पे खेल रहे थे, और सैफी भाई को ये नहीं पता था कि मैं इंजरी के बाद आ रहा हूँ, तो मैं मेहनत बहुत कर आ रहा हूँ बैटिंग पे। इत्तेफाक उन्होंने मारा डबल के लिए शॉट, तो हम रन नहीं ले पाए, तो सिंगल हुआ। मैंने पहला बॉल खेला, मैंने पहला बॉल ही कवर पे चौका मार दिया। तो सैफी भाई को एक अलग सी एनर्जी आई ना कि यार ये 8वें नंबर पे आया, प्रेशर रिलीज हो गया कि यार मेरे से हिट नहीं लग रही थी, इसने मार दी, गुड यार रूमी, मिलती तो मार दियो। उसके बाद मैंने आखिरी बॉल की सिंगल हो गया। अब सैफी भाई फिर वही क्या रूमी, अभी 1 ओवर बाकी है पूरा, देख एक पहली बॉल पे कोशिश कर सिंगल ले लियो। हारिस रऊफ ने मुझे शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किया, मैं मिड ऑफ के ऊपर छक्का। सैफी भाई कह रहे ये क्या किया तूने? मैंने कहा सैफी भाई मुझे बॉल नज़र आ रहा है और मेरी प्रिपरेशन है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिट पे ही जाऊँ, नहीं लगती तो फिर मैं आपको दे दूँगा। देन मैंने मूसा को भी छक्का मारा किया, मैंने 5 बॉलों पे किया 18 हुआ। हम वापस आए, हमें एक मोमेंटम मिला, मैच में बारिश हो गई, हम 17 रन से मैच जीत गए। गुड एग्जाम्पल। और सैफी भाई ने टीम ब्रीफ में ये बोला कि जो इसने 5 बॉलों पे 18 किए, आज मैच हम उसकी वजह से जीते। तो मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा चला गया दानियल भाई कि यार जो मेहनत करी, जो 17 रन एड किए 5 बॉलों पे, जिसके पीछे मेहनत ये है कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप शायद बिलीव ना करोगे, एज ए बॉलर मैं दिन की 1500 बॉलें खेलता हूँ, 1500 बॉल्स पर डे। यू प्ले? यस, 1500। और शान मसूद 3500 बॉल्स खेलता है पर डे। ओह माय गॉड, ये प्रिपरेशन है। 3500 बॉलें रोज की। और जो हमारे ट्रेनर है ना हनीफ मलिक साहब, जो इस वक्त उसमें पेसर भी आ रहे हैं, उसमें स्पिनर सब। ओह माय गॉड। स्टिक वाला तो आपको पता है दौर आ गया आजकल, हाँ। कि आपने स्टिक ले लिए तो उसमें आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आपकी एनर्जी थोड़ी कम लगती है, शोल्डर की एफर्ट ज़्यादा लगती है। तो वो प्रिपरेशन हम लोग स्पिनर फास्ट बॉलर मिला के तकरीबन 1500 बॉलें खेलते हैं पर डे। तो वो 1500 बॉलें खेलने के बाद ये रिजल्ट निकला कि 5 बॉलों पर 18 रन कर दिए। 1500 बॉलें इज हाउ मेनी ओवर्स? ये तो तकरीबन 200 250 आप 300 बॉलों का 50 ओवर होते हैं ना तकरीबन, 250 ओवर। लेकिन इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर जैसे 10 बजे पहुंच रहे हैं प्रैक्टिस पे, तो हम 4 बजे घर पहुंचते हैं। बॉलिंग का ये है कि बॉलिंग हमारे जैसे 4 ओवर की मुझे प्रिपरेशन, क्योंकि अब मैंने 4-डे क्रिकेट छोड़ दिए अपनी बैक इंजरी की वजह से, क्योंकि मुझे सर्जरी जो हुई उसके बाद डॉक्टर्स की एडवाइस से खैर मैं खेल भी नहीं सकता, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह विल्प शो की, ट्रेनिंग की, रिहैब किया, और फिर मैं वापस आया हूँ। तो अब मैंने 4 डे से बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दिया है। अब सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट में खेल रहा हूँ, तो उसके लिए उसके हिसाब से प्रिपरेशन चल रही होती है। मैं ज़रा इस इंजरी की बात करता हूँ। बुमराह के साथ भी इंजरी हुई, ठीक है, जोफ्रा आर्चर के साथ भी इंजरी हुई, और मेरा दिल टूट जाता है जब मैं किसी बॉलर को इंजर्ड देखता हूँ, ठीक है। मुझे तो, हम तो जब क्रिकेट फ़ैन होता है ना, फ़ैन के लिए इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड कुछ नहीं होता, फ़ैन के लिए क्रिकेटर होता है, फ़ैन के लिए क्रिकेटर होता है। तो मुझे बुमराह जब पाकिस्तानियों के सामने आता है ना, तो फिर मैं पाकिस्तान की साइड पे आ जाता हूँ, वरना फिर मैं बुमराह की साइड पर हूँ। और इतना ख़तरनाक बॉलर था, ठीक है, अभी भी है, लेकिन इतना ख़तरनाक बॉलर, इतने शॉर्ट रनअप से आप इतना गंदा पेस मार रहे हो, देन आपकी लाइन लेंथ ऐसी है कि कभी भी बाहर निकल आएगी, कभी भी अंदर आ जाएगी, और जो गुड लेंथ से उठ रही है आपकी बॉल। वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। स्पेशली जहाँ से मैंने देखना शुरू किया है, तो मैं तो कहूँगा इरफान पठान के बाद अगर कोई बड़ा ख़तरनाक बॉलर कि जिसकी बॉलिंग आप देखो, वैसे वो सारे दिखे थे, बालाजी और लक्ष्मीकांत बालाजी, ज़ाहिर खान वाज लेजेंड ऑफ कोर्स, आशीष नेहरा भी अमेजिंग, देन क्या कहते हैं आरपी सिंह, ये सारे के सारे, बट इरफान पठान बड़ा टैलेंट। एंड नाउ हमारे पास बुमराह दिखता है, बहुत बड़ा टैलेंट, बट उनकी इंजरी होती है, ठीक है, एंड दैट वाज रियली सैड, वेरी सैड। देन जोफ्रा आर्चर, अल्लाह माफ कर, जोफा को मैं इत्तेफाक से खेला भी हूँ यार। एक तो होता है ना, कुछ बॉलर होते हैं जो आते हैं, जैसे शुएब भाई थे, ब्रेटली था, शॉन टेट था, ये लोग जब भाग के होते तो लगता था कि यार ये 150 पे बॉल करेंगे, डर लगता था उनसे। अच्छा, जोफ्रा आर्चर को आप खेलो तो ऐसा लगता है यार ये कुछ भी नहीं करेगा, ये आ रहा है मजे से, और आगे जब उसको बॉल पड़ता था ना तो गायब, लिटरली टाइम नहीं मिलता। अब ज़ाहिर है बैट्समैन की प्रिपरेशन हमसे ज़्यादा बेहतर है, जो प्रॉपर बैट्समैन है, हम एज ए बॉलर बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे टू बी वेरी उसका शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल नहीं दिखता। मैंने उसकी 4 या 5 बॉल फेस किए,
अल्लाह बेहतर जाने कि 2 बॉलें बीट होने के बाद तीसरा चौथा बॉल मेरे बल्ले से कैसे लगा, क्योंकि जस्ट मैंने उसका हाथ देखा और मैंने रिएक्ट किया तो मुझे लग गया, रिफ्लेक्सेस ही नहीं बन पा रहे। तो आप जो जोफ्रा आर्चर की बात करें, आप वाकई ये 2 बॉलर ऐसे हैं जिससे पूरे वर्ल्ड में जो क्रिकेट है ना उसको थोड़ा डैमेज हुआ है कि यार लोग देखना चाहते और ये बड़े अनफॉर्चुनेट रहे, और दोनों को इंजरीज बड़ी गंदी हुई हैं। एक को दोनों को बैक के इश्यूज हुए हैं, और बुमराह तो खैर नो डाउट। आपको पता है, मैं बड़ा स्टैट बताऊँ आपको, वर्ल्ड क्रिकेट में मोस्ट सक्सेसफुल यॉर्कर बॉल बुमराह का है यार, बहुत गंदी है। और मोस्ट सक्सेसफुल बॉल, अच्छा, यस, ये स्टैट्स है हमारा। अभी हम अगर एग्जैक्टली मैं तो यॉर्कर भूल ही गया उस बंदे का। अल्लाह अकबर, इतनी गंदी यॉर्कर है यार। T20 में यॉर्कर मलिंगा के बाद कोई बॉलर अगर दुनिया में आया जो 1 ओवर में 4 यॉर्कर मार सकता है, वो है बुमराह। प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड। यस, कि अगर आप उसको बोलो भाई 4 ओवर हैं आपके पास डेप्थ के, 4 ओवर में अगर आप उसका पर ओवर 4 यॉर्कर रख लो तो आपके 16 यॉर्कर हो गए 24 बॉलों पे। 16 डॉट या सिंगल। आई मीन नॉट एवरीबॉडी इज महेंद्र सिंह धोनी के पीछे हेलीकॉप्टर पे छक्का मार दे, या हर कोई एबी डिविलियर्स नहीं है जो यॉर्कर को मार दे। हाँ, बट स्टिल बड़ी बात है कि यार 1 ओवर में 4 का एवरेज जो उसका स्टैट्स है वो ये है, वरना मेजॉरिटी पता है आपको क्या है, 6 में से 2। अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, शाहीन बॉलिंग कर रहा है या हारिस बॉलिंग कर रहा है, तो हम लोगों की जो एवरेज निकलेगी ना 10 मैचों की, वो निकलेगी कि हमने 1 ओवर में 2 यॉर्कर सक्सेसफुल मारे। मे बी एक मैच में हम 4 भी मारते हैं ओवर में, लेकिन जो एवरेज है 10 मैचों का या पूरे ओवरऑल कैरियर का, वो उसका ये है। और अभी हमने डिटेल में बात की कि क्यों इतनी मुश्किल होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा जान चाहिए। क्योंकि यॉर्कर सबसे ज़्यादा जान मांगता है एज ए बॉलर, क्योंकि आपको पूरी अपनी बॉडी, अपनी एनर्जी, अपना माइंड, अपने टारगेट, आई ऑन द टारगेट, वो सब उसका फोकस आपको यॉर्कर पे मानना पड़ता है। बाउंसर है ना, बाउंसर पे आप इतना जोर लगता ज़रूर है, लेकिन आपको पता टारगेट करीब है, लेंथ उसके बाद शॉर्ट ऑफ लेंथ करीब है, फिर लेंथ दूर हो रही है, फिर हाफ वॉली दूर हो रही है, देन उसके बाद आप आते हो यॉर्कर पे, जो सबसे मुश्किल बॉल है। वैसे देखने में कितना आसान लगता है कि यार आओ यॉर्कर मार दो टांग पे, लेकिन वो सबसे मुश्किल बॉल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन बहुत ही फोकस और बिल्कुल कॉन्शियस होकर आपको करनी पड़ती है, क्योंकि ज़रा सा भी मार्जिन इधर हुआ, पहले डिटेल में बता चुका आपको, कि फिर हिट है। लेट्स टॉक अबाउट द इंजरी एज वेल, कि वो इन दोनों की इंजरी, देन आपकी इंजरी। फास्ट बॉलर्स इंजर्ड क्यों होते हैं, और जब इंजर्ड होते थे उससे इंजर्ड होते हैं तो उससे उनके करियर पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है? तो ज़रा हम डिटेल में बात करते हैं कि क्यों इंजर्ड होते हैं। स्पेशली मैं बड़ा ये अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि काफ़ी अर्से से कोई इस तरह का मुझसे सवाल नहीं करता, क्योंकि रिसेंटली एक रिसर्च आई है जो कि यूके और ऑस्ट्रेलिया के लैब से निकली क्रिकेट की, कि मेजॉरिटी जो फास्ट बॉलर्स को इंजरी हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि फास्ट बॉलर की एक एज है कि वो बड़े शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको 17 साल, 18 साल, 19 साल की उम्र में खिला दें, जबकि वो फास्ट बॉलिंग की लोड को मैनेज करने के लिए तैयार ही नहीं होता। बॉडी है ना, एज है, एक सिस्टम है अल्लाह का, कि आपके अंदर एक नेचुरली ताकत 20 साल के बाद, 25 साल के बाद जो बॉडी में आती जाती है, वो एक सिस्टम है। आप जितनी भी ट्रेनिंग कर लें, आप जितना भी अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम कर लें, लेकिन एक सिस्टम है जो वो है। तो ये रिसर्च की उन्होंने कहा है कि मेजॉरिटी आप देखें कि फास्ट बॉलर आता है, वो वर्कलोड मैनेज नहीं कर पाता और ठक करके उसको कोई ना कोई नी इंजरी, बैक इंजरी, हैमस्ट्रिंग इंजरी, कोई ना कोई मस्कुलर इंजरी हो जाती है। अच्छा, मेरा केस थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? मेरा केस इसलिए डिफरेंट है कि मैं फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हुआ, मैं बॉलिंग करते हुए इंजर्ड नहीं हुआ। आर्चर, बुमराह या इवन शाहीन का भी केस वही मेरा वाला है, क्योंकि वो श्रीलंका में टेस्ट खेल रहा था, डाइव मारी, घुटना ज़मीन पे लगा तो उसको मसला हो गया। हारिस क्यों इंजर्ड से फ़ौरन रिकवर हो गया? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी है और दूसरा एज उसकी 27+ है। तो रिसर्च ये निकली कि जो बॉलर तगड़ा होता है ना, वो 25 के बाद बनता है, फिजिकल फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कहते हैं 25 के बाद तो प्राइम चला गया। नहीं यार पागल, ये तो फॉर एग्जांपल जेम्स एंडरसन, ओह माय गॉड, जिमी, स्टुअर्ट ब्रॉड, लवली जिमी, वो प्लेयर दोनों इस दौर में वो क्रिकेट खेल रहे हैं जो आजकल का यंगस्टर्स जान छुड़ा के भाग रहा है कि हमें टेस्ट नहीं खेलना, बहुत वर्कलोड होता है। आई नो कि वो अपना वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं किस तरीके से, कि उन्होंने T20 फॉर्मेट, वनडे छोड़ दी, लेकिन स्टिल बॉस 4 डे क्रिकेट बॉलिंग, टेस्ट क्रिकेट बॉलिंग इज डिफरेंट।
आपको हर बॉल पे जोर लगाना है, हर बॉल पे कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, आपने विकेटें लेनी है। T20 वनडे आपको विकेट्स देते हैं बैट्समैन, टेस्ट क्रिकेट में आपको लेनी पड़ती हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है टेस्ट क्रिकेट का और वाइट बॉल क्रिकेट का। क्योंकि मैं अभी यंगस्टर्स को जो मुझसे बात करता है मैं उसको कहता हूँ कि अगर क्रिकेट में आपको एक अच्छा बॉलर बनना है तो आपने 4 डे क्रिकेट नहीं छोड़नी। क्योंकि जिस टाइम पे मैं 4 डे क्रिकेट खेला था तो मुझे उससे बहुत हेल्प मिली है। आपका लाइन और लेंथ का जो कंट्रोल है ना वो आपको आता ही 4 डे में। आप मार खाते हो ना जब गंदी 4 डे में, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते मार। क्योंकि अगर आप एज ए बॉलर 4 डे में 3.50 के इकोनॉमी से रन दे रहे हैं तो इट्स मीन कि आप टीम के अंदर आपकी जगह नहीं बनती। तो इसलिए आपको बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ती है और आपको आउट करने पड़ते हैं डिसिप्लिन बॉलिंग के साथ। तो डिसिप्लिन बॉलिंग क्या है कि आपका एक चैनल है जो 5 मीटर से लेकर 7 मीटर तक का है पिच में, और वो क्या एरिया है कि आपके पास 1 फीट की जगह जितने स्टम्प्स हैं आपने वहाँ मुसलसल बॉलिंग करनी है, स्विंग और मार के। सीम भी वहीं से करना है, स्विंग भी वहीं से करना है। तो उसके लिए जो आप जितना सीज़न खेलते जाओगे लंबा, उतना आपका बैक ऑफ द माइंड और मसल मेमोरी उस चीज़ पे हैबिचुअल हो जाएगी। तो इसलिए 4 डे क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं मिसाल देता हूँ एहसान उल्ला की। एहसान उल्ला ने क्यों इस साल सबसे ज़्यादा आउट किए PSL में, उसकी वजह यह है कि जब वो पहले साल PSL 6 में जब मैं मुल्तान में खेल रहा था, वो इमर्जिंग प्लेयर था, मेच्योर नहीं था, ऐसे ही आया और ऐसे आगे खेल गया। तो उसको विवर्ड था, मार पड़ रही थी, पेस तब भी था। लेकिन जब वो PSL के पास सीज़न खेला है, क्या बात है, 4 डे खेला है, 1 डे खेला है जहाँ क्वालिटी बॉलिंग करनी पड़ती है, इस PSL आया तो उसकी बॉलिंग की लाइन और लेंथ टोटली एक लाइन में थी और जिसकी वजह से उसको विकेटें मिली, जिसने उसमें 10-12 मैचों में 23 आउट किए। मतलब मैं समझ गया कि आपके पास जो है ना सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर हैं, लेकिन बैक एंड पर आपकी जो लर्निंग और प्रैक्टिस है ना, आप बोलते हो यार ये 24 बॉलें मुझे पता है कि किस डॉट पे मैं मारूंगा। इतना मुझ में कंट्रोल है कि ये एक एक डॉट मुझे पता है, वरना तो फिर आपके पास कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है। दिस इज सो गुड यार। ये कंट्रोल, हम जरा कंट्रोल की हमने बात की, सो लेट्स टॉक अबाउट मोहम्मद आसिफ। इन माय ओपिनियन मीडियम फास्ट बॉलर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ख़तरनाक स्विंग मैंने टीवी पे देखा है ना, मैं इमेजिन नहीं कर सकता। उस बंदे की एक एक बॉल को मैं देखता था, और मैं ऐसा बंदा हूँ, ऐसा फ़ैन हूँ जो कि टेस्ट मैच भी देखता है, ठीक है। सो पूरा दिन टेस्ट मैच देख रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आसिफ बॉलिंग कर रहा है, और मुझे पता है कि यार आसिफ की हर बॉल प्रॉब्लम है, हर बॉल प्रॉब्लम है। टिप्पा खा के वहीं से बाहर निकल रही है और वहीं से अंदर आ रही है, वहीं बाहर अंदर बाहर, कभी सीधी कभी अंदर बाहर। और मुझे तो ऐसा लगता था कि कहीं डॉट बनाया हुआ उन्होंने या कोई मैग्नेट लगा हुआ है कि यार इस मैग्नेट पे ही पड़ेगी, आगे पीछे मेरी बॉल नहीं होगी ना, मैं यॉर्कर करूँगा ना मैं तुम्हें शॉर्ट बॉल करूँगा, मैं तुम्हें वहीं करूँगा और वहीं से मैं तुम्हें तंग करूँगा। और मैं देखकर हैरान होता था कि यार दिस इज़ अ ह्यूज टैलेंट। सो आप ज़रा बताएं कि आप किस तरह से आपने ऑब्जर्व किए मोहम्मद आसिफ की बॉलिंग को, एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्शन एज वेल, ठीक है। यूं करके जो उनकी स्मूथ, बहुत ही मतलब डिसेंट और बहुत ही स्मूथ, इतना कि ऐसा लगता ही नहीं कि कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है। अब मैं मोहम्मद आसिफ की बात करूँ, आपने बात की ना कि पाकिस्तान की हिस्ट्री, आई थिंक मेरे ओपिनियन में वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं यार मोहम्मद आसिफ जैसा कोई नहीं, जिसके बारे में हाशिम अमला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कहता है कि ये मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर, जिसके बारे में पीटरसन कहता है इसने मुझे तंग करके रख दिया, जिसके बारे में AB डिविलियर्स कहता है ही इज़ अनप्लेबल, जिसके बारे में ग्रैम स्मिथ कहता है कि यार ये सबसे मुश्किल, जिसके बारे में VVS लक्ष्मण कुछ नहीं कहता, वो कहता है मैं क्लूलेस हूँ, मैं क्या करूँ कि मैं खेलने ये जा रहा हूँ, हो ये रहा है, यहाँ खेलना तो ये हो जाता है। और इसलिए भी कहूँगा क्योंकि मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा आसिफ भाई के साथ खेलने का या साथ खेलने, लेकिन अभी रिसेंटली टाइम पे जब उनका सब कुछ पीक ख़त्म हो चुका है और वो बिल्कुल क्रिकेट छोड़ चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं भी अमेरिका में 2 साल बैक टू बैक गया हूँ। एक साल लास्ट 2 years अगो मैंने उनके साथ खेला, एक तरफ से मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, अच्छा, एक तरफ से आसिफ भाई बॉलिंग कर रहे हैं इस एज में। और आप लिटरली बिलीव करें कि अगर मैं 130 पे बॉलिंग कर रहा हूँ और वो 120 पे बॉलिंग कर रहे हैं ना, तो मेरा बॉल कीपर यहाँ पकड़ रहा है और आसिफ भाई का स्टिल बॉल यहाँ पकड़ रहा है, उठ रहा है। रीज़न मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आसिफ भाई आप तो इतने मज़े से आ रहे हैं, आप जान भी नहीं मार रहे। कह रहे हैं यार इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल, इट्स ऑल अबाउट रिस्ट पोजीशन, इट्स ऑल अबाउट मसल मेमोरी, कि मुझे पता है कि मैं कौन सी रिस्ट कैसे मारूंगा तो मेरा बॉल किक कर कैसे जाएगा, इतना कंट्रोल। और मुझे पता है मेरी कौन सी फिंगर जो है वो इधर वाली है, कौन सी फिंगर इधर वाली है। तो मतलब ये मैजिशियन ही हुआ ना।
जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में नए बॉल से बॉलिंग करने वाला मोहम्मद आसिफ से बेहतर बॉलर कोई नहीं आया, जिसके बारे में मिसबा उल हक कहता है, जिसके बारे में सहवाग तक कह चुका है, जिसके बारे में दुनिया ही कहती है। मिसबा भाई ने ये बात कही थी कि यार वो हंसता हुआ जाता था और मुझे बोलता था कि अभी देखना मैं क्या अभी करता कुछ होने लगा है, और वो करता था। That was a huge confidence। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मैं NCA में बॉलिंग कर रहा था। आसिफ भाई अपने बस आए प्रैक्टिस करने के लिए। ये बात है तकरीबन 2000, जब उनके ऊपर से वो बैन हटा था, मतलब प्राइम पर थे वो अपना। हाँ, बैन हटने के बाद जब उन्होंने डोमेस्टिक सीजन खेलना था तो वो NCA आए, शॉर्ट्स पहने हुए, बाल गीले पूरे ये होना। तो शर्जील बैटिंग कर रहा था और हम लोग सब लड़के बॉलिंग करते, तो उन्होंने बोला यार मैं भी बॉलिंग करने आ रहा हूँ, तुम करो। हम बॉलिंग किए जा रहे हैं, शर्जील हमें ठा ठा ठा। आपको पता शर्जील का बड़ा खतरनाक प्लेयर है। तो कह रहे हैं मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, तुम लोग क्यों से मार खा रहे हो तुम? मैंने कहा वो आसिफ भाई वो मार रहा है। कह रहे तो बच्चे हो तुम लोग बॉलिंग गलत कर रहे हो, उसको तुम बाहर क्यों निकाल रहे हो, या तुम उसको इतना बाहर से बॉलिंग कर रहे हो, उसको डंडों में बॉलिंग करो। तुम लोग इतना जोर लगा रहे हो, कोशिश करो कि यूं आउट हो जाए या यूं आउट हो जाए। कह रहे यहाँ खिलाओ, यहाँ चैलेंज दो उसको कि सामने मारे। वो खुद आए, कह रहे अब देखना मैं इसको पहला बॉल आगे से करूँगा यूं तो ये ऐसे बीट होगा, और अगला बॉल में ये यूं खेलने जाएगा, बाहर वाला उसका डंडा उड़ेगा। दानियाल भाई उन्होंने पहला बॉल किया है, हम पीछे एम्पायर वाली जगह पे खड़े हुए, पहला बॉल उन्होंने यूं मारा है, वो ऐसे बीट हुआ है, बाहर निकाला। अगला बॉल उन्होंने मारा है, वो हल्की सी बाहर, उसने बैट का फेस अपना खोला है और लगा है बॉल अंदर और डंडा बाहर। और ये बैन के बाद की बात है, जो उनको बैन हटा उसके बाद वो आए, प्राइम जा चुका था, उन्होंने प्रिपरेशन करनी थी अपनी डोमेस्टिक सीजन में खेलने की, और वो आए डोमेस्टिक सीजन में उन्होंने आउट किए हैं 30-35। लेकिन उसके बाद उनका कुछ वो ऐसा मामला था जिसकी वजह से वो पाकिस्तान टीम में कमबैक नहीं कर सके या और सीज़न नहीं खेल सके, तो उसके बाद वो चले गए अमेरिका। तो वो अमेरिका में अब कोचिंग कर रहे हैं, और मैंने उनकी एकेडमी भी देखी है यार, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और वो और मैंने एक और चीज़ बताता हूँ, मेजॉरिटी कुछ जो जिनके पास टैलेंट अल्लाह ने दिया होता है ना, वो अपना टैलेंट बताने में कतरा रहे होते हैं। वो बंदा वाहिद है जो बंदा बताने में कतराता ही नहीं। मैंने उनसे पूछा, मैंने आसिफ भाई मुझे ये बॉल बताएं, ये जो कट होती थी ये क्या कह रहा है? बेटा शुरू के करियर में तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने कर मुझे आइडिया हो गया कि मैं ये उंगली मारता हूँ तो मेरा बॉल ये होता है, ये उंगली मारता हूँ अंगूठा यहाँ होता है तो मैं ये हो जाता है। उन्होंने एक और स्टोरी सुनाई कि उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था, जो उनकी फिर एल्बो की सर्जरी हुई थी यहाँ से। तो कह रहे हैं उसके बाद ना मेरी ये वाली जो पूरी जगह है ये मेरी ऐसे हो गई है। अच्छा। तो कुदरत का सिस्टम देखें कि किसी को एक्सीडेंट ने क्या चीज़ दे दी, एक छोटा सा टैलेंट दे दिया, जो कि अब बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जो हर कोई कोशिश भी कर ले तो नहीं हो सकता कि एक बंदे की ये पूरी चीज़ सीधी हो गई है। तो वो जो आप देखते हैं उनके एक्शन में इतनी खूबसूरती क्यों है, और जो उनकी फोर्स लगती है यहाँ से, उसके पीछे वो कह रहे हैं रीज़न है मेरा कि मुझे जो सर्जरी हुई थी इसके बाद मेरा हाथ यूँ हो गया, तो मेरा जो भी फोर्स लगता है वो पूरा हाथ, हम लोग करते हैं ना, हम लोग का ये लगता है, उनका ये लगता है, जिसकी वजह से उनकी बॉल में निप है और वो कट है, निप। ओह माय गॉड। तो वो बंदा टोटली एक एक्सेप्शनल केस है इस क्रिकेट का। और जबकि डेब्यू उनका भी इतना अच्छा नहीं था, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बहुत मार खाई थी। उसके बाद जो बंदा आया तो इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। फास्टेस्ट 50 विकेट्स होंगे एज अ फास्ट बॉलर। यस। एंड देन वो श्रीलंका वाला ट्रिप मुझे याद है, जो डेड विकेटों पे उन्होंने बॉलिंग की थी, इसमें संगा, जयवर्धने, गुरुरत्ने, दिलशान, जो इस सब उस वक्त पीक फॉर्म में थे, अपनी चाय पानी आउट किया उन्होंने। एंड देन कराची टेस्ट, यस, जिसमें इरफान पठान ने हैट्रिक की थी। या अनप्लेबल बॉलें थी यार, वो कौन खेलेगा मुझे बताए ना, तसव्वुर भी नहीं कर सकता कोई कि ये कोई बहुत बड़ी फास्ट बॉलिंग विकेट नहीं है ना, कोई ऐसा कोई खास ग्रास, बस ये था कि क्लाउडी बैटर था, लेकिन क्लाउडी बैटर में स्विंग ज़्यादा होता है, सीम नहीं होता। तो आसिफ भाई ने वो सीम किए बॉल कि अगर बैट्समैन लाइन देख के कवर ड्राइव मारने या मिड ऑफ पे मारने रहा तो डंडा अंदर से उड़ गया। वो मतलब लक्ष्मण वाला गैप देखें तो वो बहुत बड़ा गैप है, छोटा मोटा गैप नहीं है वो। एज अ बॉलर आप कैसे देखते हैं उस गैप को? यार मतलब शायद वो जो आप बात करें ना गड्ढे वाली, वो ऐसा लगता है गड्ढे पे लग के बॉल अंदर गया। मतलब मैंने भी अपने करियर में सीम बॉलिंग की है, ग्रास विकेटों पे, ग्रास वाली विकेटों पे हमने इतना सीम नहीं किया, छोटा सीम हो जाता है, बैट्समैन कॉट बैंड या लेग बिफोर हो जाता है, ख़त्म। यार वो बॉल एक जगह यूं लगता है और यूं कट जाता है, अमेजिंग, वो क्रेजी है वो। आई थिंक मेरे ख्याल से क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बेस्ट स्पेल होगा मेरी नज़र में।
और फिर वो इंग्लैंड का जो ट्रिप होता है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि यार ये बंदा अनप्लेएबल था। एंड देन फिर बड़े 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 बॉलर की निशानी यही होती है कि यार बड़ा बैट्समैन उससे घबराए। सॉरी आपकी एक बात काट रहा हूँ, उन्होंने एक मैसेज और दिया था मुझे एज ए बॉलर कि उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन थी कि आजकल का जो बॉलर है ना वो पेस के पीछे ज़्यादा भागता है और वो कोशिश करता है कि मेरा बॉल विकेट कीपर यहाँ पकड़े विकेट कीपर ग्लव्स के अंदर आवाज़ आए। वो कहते हैं मैं एज ए बॉलर कोशिश करता था कि मैं बैट्समैन के डंडों पे और पैड पे मारने में सारी जान लगा दूँ। कह रहे ये करते रहो कि कीपर यहाँ पकड़े गए तो पूरे दिन हु हा एक आधा विकेट मिल जाएगी। कह रहे जब आप जोरी डंडों में मारोगे और सबसे मुश्किल बॉल है अच्छा क्रिकेट में, आपने लेंथ बॉल फेंकी है और बैट्समैन को आप सवाल दे रहे हो कि जवाब दो, आप यहाँ किए जा रहे हो वो छोड़े जा रहा है, आप सवाल आप वो लेफ्ट कर रहा है और मार भी देगा वो तो कब मौका मिलेगा दिल चाह मार देगा। लेकिन वो जो है वो हर बॉल खेलनी है, लाजमी है, हर बॉल खेलनी छोड़ नहीं सकते डंडे का बॉल। कभी बैट्समैन को रोकते हुए ऐसे आउट नहीं हुआ, ड्राइव मारते हुए आउट हुआ है क्योंकि उनकी लेंथ आगे थी और आगे वाली लेंथ से आउट करते थे। तो आई थिंक सबसे खतरनाक बॉलर मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा हुआ मोहम्मद आसिफ। और हम जब पेस की बात करते हैं, हाँ पेस की बात करते हैं और वो भरम की बात करते हैं, शोएब अख्तर को बीट नहीं कर सकता है। नो वन कैन बीट हिम। मैंने अगेन वही टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ कि उस इंडिया पाकिस्तान के टेस्ट मैच में मैं बैठा हुआ देख रहा एंड शोएब अख्तर को भागते हुए देखा एंड देन शोएब अख्तर बॉल कर रहा है और बीच में से जब रज़ाक भाई बॉल कर रहे हैं या इरफान पठान बॉल कर रहा है तो उनकी बॉल ना गौर करो तो दिखती है, लेकिन यहाँ पर जब बॉल दिख रही है तो कामरान अकमल यूं या तो कामरान अकमल पकड़ते थे या तो वो छोड़ते थे। यस सादी बॉल पकड़ ली और कैच तो यूं बीच में से। अच्छा मेरे वो एग्जैक्टली सामने हुआ था। कामरान अकमल बीइंग कामरान अकमल ऑलवेज के वो कट लगता है और फिर फर्स्ट स्लिप और कामरान अकमल के बीच में से बहुत कैचेस गए, बहुत गए, बिल्कुल ऐसे। अब उसमें जाहिर है रिफ्लेक्सेस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिपरेशन होती है। हम तो पीछे से बैठ के क्रिटिसाइज कर देते हैं लेकिन बहुत मुश्किल काम होता है। बट ये कि एक फास्ट बॉलर का फिर गुस्सा जायज़ होता है वहाँ पर, जायज़ होता है बिल्कुल ऐसे कि यार ये क्या किया तूने। ठीक है, वो रॉस टेलर वाला याद है आपको सीन? यार इट वाज सो सैड। लोग दिखाते हैं कि ज़िंदगी का आखिरी मैच था शोएब अख्तर का वो, ठीक है, और शोएब अख्तर वाज ग्रेट एट दैट टाइम एज वेल। जयवर्धने के अगर आप बोल्ड देखेंगे उसी श्रीलंका वाले मैच का इतना बुरा बोल्ड मारा था बिकॉज दैट वाज शोएब अख्तर अपने नेक्स्ट अच्छा चल रहे थे, बेहतरीन था, वन ऑफ द फाइनेस्ट। आई थिंक कि अगर वो हैपेंस चीज़ें ना होती जो बैक टू बैक 2 बॉलों पे कैच छूटते तो शोएब अख्तर का इख्तिताम इतना गंदा ना होता जो उस मैच में हुआ। और वो आप सही कह रहे हैं, उनका लास्ट वर्ल्ड कप था तो एक बड़ा यादगार वर्ल्ड कप के साथ वो जा रहे होते अपने रिटायरमेंट पे। लेकिन वो मैच अब ज़ाहिर है लोग बात करते हैं कि उन्होंने आखिर में बहुत मार खा ली थी, लेकिन उससे पहले जो हुआ आई थिंक वो डिजर्व नहीं करते थे। हाँ वो डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि एक बार हो जाता है कि आपने कोशिश की कैच नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार एंड देन आप खड़े एंड देन वो कामरान अकमल वाज लाइक दिस। यस ये कैसे यार, बात ये है कि शोएब अख्तर की बॉल पर ये नहीं होना चाहिए था। दैन उसके बाद रॉस टेलर ने इतना अच्छा खेला। दैन फिर हम लोग लास्ट वाले मैच की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था ना मोहाली वाला, उसमें वहाब रियाज ने 5 विकेटें ली थी, इसमें कोई शक नहीं है, ज़बरदस्त डेब्यू था। बट आई थिंक इन माई ओपिनियन शोएब अख्तर डिजर्व्ड दैट मैच, क्योंकि मैं अक्सर बात कर रहा था इस बारे में रुमान भाई कि हम लोग अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को इस तरह से जाने देते हैं कि इंजमामुल हक की बात करते हैं। इंजमामुल हक साहब का जो लास्ट मैच था जिम्बाब्वे के खिलाफ था 2007 वाला, द वे ही वाज क्राइंग, मेरा दिल टूट गया था। ठीक है, मैं बहुत जितना बड़ा वो बैट्समैन ऐसे नहीं बड़ा नाम, ये क्या तरीका है यार। सिर्फ इमरान खान ही था वाहिद जिसको इस तरह से हमने क्या कहते हैं फेयरवेल देना था, फेयरवेल दिया। वसीम अकरम को किस तरह से फेयरवेल दिया, सईद अनवर को किस तरह से फेयरवेल दिया हमने, वकार यूनुस को किस तरह से फेयरवेल दिया, मोहम्मद यूसुफ को इतना फाड़ू, इतना खूबसूरत कवर ड्राइव वाले प्लेयर को हमने क्या फेयरवेल दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद यूनुस खान जो आपका वर्ल्ड कप विनर है, आई थिंक यूनुस खान और मिसबा का तो वो अच्छा हो गया था टेस्ट मैच में, वो एक टेस्ट मैच की वजह से, वरना उसके बीच अगर आप देखें तो ये लोग भी कहीं ना कहीं रिटायरमेंट दे के आगे पीछे आए। मिसबा भाई की बात नहीं कर रहा, यूनुस भाई की बात या कि कभी बोर्ड से पढ़ा यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बात को सेकंड करूंगा कि आपके जो पाकिस्तान टीम के टॉप परफॉर्मर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इतना सर्व किया है, तो कम से कम आप उनकी वो रिस्पेक्टफुली आप उनको फेयरवेल दो जो वो डिजर्व करते हैं। यार एक पाकिस्तान को सर्व करना आसान काम नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, और कोई भी बंदा पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है तो उसको फिर क्रेडिट उस चीज़ का देना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ एक वाक़या ऐड करूँगा, जितने भी हमारे पीसीबी में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर जो भी गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं जिनका पावर है क्रिकेट को देखने के लिए, प्लीज़ एक वीडियो निकाल कर देखें
और सचिन तेंदुलकर का आखिरी मैच देखें, वो देखें कि ओवल ग्राउंड है, ओवल ग्राउंड है, नहीं इंडिया में ही था, इंडिया में था, आई थिंक मुंबई में शायद मैच था वो मैच देखें, ठीक है, एंड देन आपको अंदाजा होगा कि एंड किस तरह किया जाता है, ठीक है। इट इज़ ब्यूटिफुल कि उन्होंने इस तरह से एंड किया, इट इज़ ब्यूटिफुल कि आशीष नेहरा लास्ट बॉल कर रहा है और विराट कोहली, मैं हम कंपैरिजन भी करें ना आशीष नेहरा का पाकिस्तानी बॉलर से, तो कंपैरिजन नहीं बनता, नहीं बनता, हमारे इतने ग्रेट्स थे, और वो लास्ट बॉल पे इस तरह से चेयर कर रहा है, वो एक हिस्ट्री बन गई यार। एक प्लेयर हर जगह हर रील में वो चीज़ें चल रही होती हैं, एक प्लेयर को यही तो चाहिए। और अभी मैं आपको एक मिसाल दूं, आपने जैसे 2 प्लेयरों का नाम लिया, आशीष नेहरा और सचिन तेंदुलकर। अभी आप आईपीएल से पहले जो सीएसके की ट्रेनिंग हुई है, ओके, तो उससे पहले जो पैनल था पूरा आईपीएल का, वो डिस्कस कर रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी का लास्ट आईपीएल है। तो यार उनको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने उस कंट्री के लिए क्रिकेट में क्या कुछ किया है और वो क्या क्या चीज़ डिजर्व करता है। और वो जब ट्रेनिंग पर आया ना, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो चेन्नई का स्टेडियम है, वो फुल जैम पैक्ड था, क्योंकि लोग उसको आखिरी दफ़ा आईपीएल में देख रहे हैं। वाकई जा रहा है, इज इट इज लास्ट आईपीएल? यस। वो बंदा तो छक्के मार रहा है यार, माकूट को छक्के मार दिए अभी उसने लास्ट 2 मैचों में 3 बॉलों पे 14-1 में किया, 2 बॉलों पे 12-1 पे किया। माकूट को छक्के मार दिए उसने 2। और उसने पता है क्या किया, अभी वो सिर्फ टेनिस खेला है, उसने फार्मिंग की है, कोई क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं की। तो यानी सोचो इसका क्या लेवल हो यार बंदा। और इसलिए वो इतना उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि यार उसको हर जगह ये बात चल रही है कि माही का आखिरी है, माही का आखिरी है। महेंद्र सिंह धोनी मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, इंडिया की हिस्ट्री का सक्सेसफुल, आई थिंक इज अ स्मॉल वर्ड, जो हम क्योंकि आप तो क्रिकेटर हैं, आप देख रहे होते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, ये किस तरह से एकदम चेंज कर देता है। हमारे यहाँ भी इस तरह से हम लोग कर रहे होते हैं, बाकी जगहों पे भी कर रहे थे, लेकिन वो सक्सेस या आपको फौरन मिल नहीं पाती। लेकिन वो यार मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में देखा था, कैप्टन तो विराट कोहली थे, लेकिन सारी कप्तानी धोनी भाई कर रहे थे। इट मेक्स सेंस। यस, इट मेक्स सेंस। इवन के जब विराट कोहली अभी 2019 के वर्ल्ड कप को देख लें आप, अभी आखिरी वाला जो वर्ल्ड कप भी हुआ है T20 का 19 वाले वर्ल्ड कप से पहले, तो मैंने धोनी को हमेशा देखा कि यार वही फील्ड प्लेसमेंट आगे पीछे कर आके सारे गाइड करके, और नजरें यूं, ये जो नजरें यूं होती है ना उनकी, यूं करके, ओह माय गॉड, लीथल। माही भाई से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे एक सवाल पूछा था चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, अच्छा, कि यार आप इतना प्रेशर गेम है, कोई भी आप हम देख रहे होते हैं टीवी पे, इतनी मुश्किल सिचुएशंस में भी आपके चेहरे से फील नहीं होता कि आपको कोई प्रेशर है, आप इतना काम एंड कंपोजर होकर हर चीज़ को डील कर रहे थे, वाई और कैसे? उन्होंने कहा मैं कभी रिजल्ट के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। ओके। मैं हमेशा रहता हूँ लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट कि उस बॉल पे क्या होना है। ओके। कह रहा है मेरी थ्योरी बड़ी सिंपल है, तो इसलिए ना मेरे दिमाग में फ़िक्र होती है कि आगे क्या होगा और क्या हो गया, ये तो मैं सोचता ही नहीं हूँ। आई एम जस्ट लिविंग ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। और मैं कभी नहीं सोचता कि आज मैं मैच में जा रहा हूँ तो मेरी बैटिंग से कितने रन निकलेंगे बल्ले से, मैंने कितने ग्लव्स मेरे कैच पकड़ेंगे, मेरे मैच का रिजल्ट क्या होगा। कह रहे हैं मैं जब टॉस पे जाता हूँ तो मैं टॉस एंजॉय करता हूँ, जब मैं ड्रेसिंग रूम में जाता हूँ तैयारी करता हूँ तो मैं उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता हूँ, उसके बाद मैं बॉल बाय बॉल फोकस करके उस मोमेंट को एंजॉय। ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम बोल तो रहे हैं, दिखने में लोगों को सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल है। क्या 300 बॉलें टेस्ट क्रिकेट या 120 बॉलें मुसलसल एक ही चीज़ सोचना कि यार प्रेजेंट इन द मोमेंट, प्रेजेंट इन द मोमेंट, ये आसान। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी बुरी लगती है महेंद्र सिंह धोनी की, एक बैट्समैन खेल रहा है बड़ा, ठीक है, आपने नेक्स्ट लेवल कैच कर लिया और आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ ना मुझे पर्सनली लगती थी कि यार इज इट टू चिल फॉर यू? यस, इतना मतलब इतना नॉर्मल है। आउट, अच्छा आउट मांग लिया, ओके ठीक है। ये जो प्रेजेंट मोमेंट वाली ना, वहाँ से मुझे समझ आया कि हाँ यार ये एक तरह से ना एक वो चल रहा है, असाइनमेंट है, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यार सेलिब्रेशन करना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, हर एक का मुख्तलिफ नज़रिया होता है, लेकिन वो बंदा जिस टोन में जा रहा है, जो सोच उसकी है, तो फिर वो दिख रही है सारे प्लेयर्स के अंदर। और इसकी मिसाल सबसे ब्राइट है, जब उसने ये बात बोली तो मैंने उनको यही बात बोली थी माही भाई, मैंने कहा माही भाई आपका 2011 का वर्ल्ड कप लास्ट बॉल पे वो जो आखिरी छक्का वो देख रही हूँ, और उसके बाद मैंने देखा कि आपने वो सेलिब्रेशन उस लेवल की नहीं है जो एक वर्ल्ड कप जीतने के बाद कोई भी टीम दुनिया की करे या कोई भी प्लेयर करे। युवराज सिंह वाज क्राइंग। यस, तो मैंने कहा आपने यूँ मारा,
यूं बल्ले को घुमाया, ऐसे अंदर किया और थैंक यू सो मच कर दिया। मतलब आपके लिए कुछ था ही नहीं क्या? एग्जैक्टली। यानी अगर आप, मैं इमेजिन करें मैं चैंपियंस ट्रॉफी उस टीम का पार्ट हूँ जो इंडिया से जीता है, तो मेरे हाथ में झंडा था और मैं पागलों की तरह भाग रहा था। जबकि मेरी पर्सनैलिटी में भी अगर मैं अपने आप को जज करूँ खुद से, तो मैं भी बड़ा कूल रहता हूँ, मेरी भी बड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कोशिश मेरी भी होती है कि मैं हर जगह कूल बिहेव करूँ, लेकिन सम टाइम लाइफ में ऐसी चीज़ें आती है जहाँ आपकी एक्साइटमेंट निकल कर आती है, इमोशनल कि यार पाकिस्तान जीत रहा है आईसीसी के इवेंट में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंग्लैंड के अंदर, तो वो नहीं कंट्रोल हुआ इमोशन, लेकिन वो बंदा कोई डिफरेंट चीज़ है। चलो मैं एंड करता हूँ इस चीज़ को। इसके बाद मैं आपकी ना इस वक्त जो आप कर रहे हैं वेलफेयर उसकी बात करेंगे, लेकिन लास्ट पॉइंट है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, और मैच बेहतरीन स्टार्ट हुआ एंड आई थिंक वो एक तरह से वन साइडेड मैच था। वन साइडेड मैच तब था जब विराट कोहली आउट हुआ था, इन माय ओपिनियन, ठीक है। वो बंदा होता तो बैटिंग विकेट थी, वो थोड़ा सा और खेलता एंड देन कोई आउट कर ही नहीं सकता था उस टाइम पर, तो कर ही नहीं सकता था ऐसा। 2017 प्राइम था भाई विराट कोहली का, पीक टाइम, शदीद एक्सट्रीम। एंड देन पीछे लाइनअप भी बड़ा खतरनाक बैठा हुआ है ना, कि आपका जो है, सही बात है, युवराज भी है, युवराज, धोनी, केदार जाधव, जडेजा, पांड्या, ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स, ठीक है। एंड देन फिर उसके ऊपर रोहित शर्मा भी बैठा हुआ है, शिखर धवन, सारे सेंचुरी वाले प्लेयर हैं कि इनके लिए मसला नहीं है 100 करना। क्या फीलिंग थी उस दिन की? हाउ वाज दैट डे? वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग इन माय होल कैरियर। उस जैसा मोमेंट मेरी जिंदगी में शायद कभी ना आ पाए, या आया भी नहीं आज तक, क्योंकि वो गेम ही कुछ और थी। मतलब वो मेरा चैंपियंस ट्रॉफी में जाना, मैं आउट ऑफ नोवेयर पहुंचा चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर आपकी इजाज़त हो, हमारे पास वक्त हो, तो मैं इसकी स्टोरी पूरी आपको सुनाऊं। प्लीज बताएं। कि मैं रमज़ान टूर्नामेंट खेल रहा था यूपीएल से अपने, और वहाँ प्रयास पहला मैच खेल रहे थे अगेंस्ट इंडिया, आमिर और जुनेद खान साहब। इंडिया हमसे जीत गया था पहला मैच। उसके बाद वाप भाई उसी मैच में उनको कोई बैक का इशू हुआ, तो वो इंजर्ड हो गए। देन वहाँ डिसाइड हो रहा है कि भाई किसको बुलाना है पाकिस्तान से रिप्लेसमेंट। तो मिकी आर्थर, सैफ़ी भाई, ये सब बैठे हैं, जो मुझे बाद में बताया सैफ़ी भाई ने कि यार हम बैठे हुए थे। मिकी आर्थर कहता कि हमें नए बॉल का बॉलर चाहिए, तो हम मोहम्मद अब्बास को बुला लेते हैं, क्योंकि इंग्लैंड कंडीशन है, ड्रॉ स्विंग होता है, तो वो ज़्यादा अफेक्टिव होगा। तो सैफ़ी भाई ने वहाँ चैलेंज किया मिकी को कि आप नया बॉल तो करा लोगे, आप डेप्थ ओवर्स में किससे बॉलिंग कराओगे? एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ तो इंग्लैंड में जब फ्लैट ट्रैक्स हैं, तो यहाँ तो पेस भी चाहिए और थोड़ा सा वेरिएशन वाला बॉलर भी चाहिए हमें। तो क्यों ना हम रोमान को ट्राई कर लें, बैकअप पे बुला लेते हैं। वैसे तो हमारे पास बैकअप बॉलर अभी मौजूद है, लेकिन अल्लाह ना करे आगे कोई इंजर्ड होता तो हम रोमान के पास ऑप्शन है जो स्किलफुल बॉलर है। तो जब इंजी भाई से बात हुई, डिबेट हुई, जब वो इंजी भाई पाकिस्तान में थे, तो उनको उन्होंने बोला कि सैफ़ी ठीक कह रहा है, सेकंड करते हैं, रोमान को कॉल करके पूछते हैं। अच्छा, मैं खेल रहा हूँ रमज़ान टूर्नामेंट T20 और चैंपियंस ट्रॉफी रमज़ान में चल रही है वनडे टूर्नामेंट। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन वनडे की करनी होती है। लेकिन आप कहते हैं ना, अल्लाह ताला चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जब ला रहा होता है, तो सिनेरियोस खुद बन रहे होते हैं। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद एक रमज़ान में टूर्नामेंट हुआ है 2017 में, जो 50 ओवर का टूर्नामेंट हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान, और वो हुआ है डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट, जिसमें यूबीएल की टीम, एचबीएल की टीम, स्टेट बैंक की टीम, और वो टूर्नामेंट था जो लीग टूर्नामेंट मैच था, जिसके हर टीम के 2-2 मैच थे, क्वालिफाई करता, फाइनल, सेमीफाइनल था, फाइनल था, टोटल 5 मैच थे। तो वो 5 मैच इत्तेफाक से मैं खेला हुआ था, प्रैक्टिस मुझे मिली भी थी। तो इंजी भाई ने मुझे रात को कॉल किया तकरीबन 11 बजे, जब मैं मैच खेल के वापस आया, कि रोमान तुम फिट हो बेटा, हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कॉल कर दें, क्योंकि वाप भाई इंजर्ड हो गए, तो हमें उनकी रिप्लेसमेंट चाहिए। मैंने कहा जी मैं फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इंजी भाई, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। कह रहे क्रिकेट तो खेल रहे हो बेटा, लेकिन रमज़ान में तो T20 होता है और यहाँ तो वनडे है, तो तुम 50 ओवर के हिसाब से 10 ओवर कर लोगे। मैंने कहा इंजी भाई मैंने अभी 3 दिन पहले वनडे टूर्नामेंट खेला है, ये भी हमारा डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट, तो मैं आपको स्कोर कार्ड भेज देता हूँ। कह रहे अच्छा डिपार्टमेंट का रमज़ान में टूर्नामेंट हुआ वनडे क्रिकेट? मैंने कहा जी। तो कह रहे हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें बेटा 1 घंटे में पीसीबी से कॉल आ जाएगी। 1 घंटे के बाद 12:30 बजे मेरे पास कॉल आई मकसूद भाई की, जो पीसीबी में सारी टिकट वगैरह अरेंज टीम वहाँ मौजूद है। टीम इंग्लैंड में टीम इंग्लैंड में पहला मैच हो चुका है, और दूसरा मैच ऐसा है कि साउथ अफ्रीका से मैच है। साउथ अफ्रीका बहुत फॉर्म में, और अगर हम वो मैच जीतेंगे तो हम टूर्नामेंट में रहेंगे, और अगर हम हारेंगे तो हम टूर्नामेंट से बाहर हैं। और जिस दिन मेरी फ़्लाइट है उस दिन पाकिस्तान का मैच भी है साउथ अफ्रीका से, और मैं ये सोचता हुआ जा रहा हूँ, एक इंसान हूँ ना, नेगेटिविटी तो कहीं ना कहीं आएगी कि यार मैं जा रहा हूँ, मैं अच्छा भला खेल रहा हूँ रमज़ान में,
ठीक है पाकिस्तान के लिए मेरी सिलेक्शन हुई है वनडे के लिए, टीम में मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर हम इंग्लैंड साउथ अफ्रीका वाला मैच हार गए तो यार मेरे जाने का फायदा क्या होगा? सही बात मैं इतनी दूर फ्लाइट लेके जाऊँ और फिर उसके बाद हम एक आखिरी मैच खेलें और वापस आ जाए, और मुझे पता है कि मैंने मैच भी नहीं खेलना। तो मैं पहुँचा हूँ इंग्लैंड, उतर रहा हूँ, मैंने फ़ोन ऑन किया अपना और कनेक्ट किया वाईफाई मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे। तो जैसे ही ऑन किया तो पता चला कि पाकिस्तान जी डकवर्थ लुइस मेथड पे मैच जीत गया। मैंने कहा यस यार, क्या अल्लाह ताला कनेक्शंस बनाता है। मैंने कहा यस, मेरा आना कुछ करामत हो गया, क्योंकि हमारे पास एक होप आ गई है कि अगर हम अगला मैच श्रीलंका को हरा देते हैं तो हम सेमीफाइनल में होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के। अब रमज़ान का महीना है, दुआएं भी चल रही हैं, पीछे घर से भी दुआएं हो रही हैं, पूरा मुल्क भी दुआएं कर रहा है। और अगर आपको याद हो वो श्रीलंका वाला मैच, जिस तरीके से सैफी भाई के वो चांसेस ड्रॉप हुए हैं और जिस तरीके से चांसेस रनआउट के मिस हुए हैं, यस यार कोई गली का बच्चा भी हो तो वो कैच पकड़ ले, कोई गली का बच्चा भी हो तो वो भाग के रनआउट। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो ये वो सिनेरियोज बन रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है पाकिस्तान। देन सेमीफाइनल हमारा इंग्लैंड से होता है। जब यस सेमीफाइनल हमारा इंग्लैंड से होता है, उसके बाद उसमें आप थे, मैं था, और वो मेरे आने का भी जो केस था वो ये था कि मोहम्मद आमिर और हसन अली, जुनैद खान वॉज एक्सेप्शनल इन दैट टूर्नामेंट, कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तीनों। सेमीफाइनल में टॉस से आधा घंटा पहले मुझे पता चलता है कि मोहम्मद आमिर इज़ नॉट प्लेइंग। लो वाई? क्योंकि उनको बैक स्पैज़म हुआ हुआ है और वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये नहीं पता था कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उन्होंने मैनेजमेंट को ये कहा था कि मैं सुबह जाऊंगा मैच वाले दिन, बॉलिंग करके देखूंगा, अगर मुझे फील अच्छा है तो मैं खेलूंगा, वरना आप देख लीजिएगा। तो टॉस से आधा घंटा पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप रेडी हो जाओ, आमिर नॉट प्लेइंग, आप खेल लो। अब यार प्रेशर तो बहुत था, लोग मुझसे कहते हैं कि आपकी बॉलिंग देख के प्रेशर लग नहीं रहा था आपके ऊपर, लेकिन जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरा हार्ट रेट ये बात सुनते ही ना 125-30 पे चला गया था, क्योंकि आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल इंग्लैंड के अंदर, और इंग्लैंड से ही, और इंग्लैंड अनबीटन टीम है और उनका पूरा जो टॉप ऑर्डर है ना वो टॉप फॉर्म में है, क्योंकि सेंचुरीज बना रहा है। एलेक्स हेल्स सिर्फ 70 बॉलों पे 125 कर रहा है भाई, जॉनी ब्रेस्टो 50 बॉलों पे 70 कर रहा है, उनकी बैटिंग लाइनअप ये कर रही है, और जॉय रूट मुसलसल 100 बॉलों पे 100 कर रहा है। पीक टाइम था इंग्लैंड की उस पूरी बैटिंग ऑर्डर। मैंने कहा या अल्लाह तूने मैच तो दे दिया है, इज्जत रख लेना मुल्क की भी और मेरी भी, जो भी हो पर इज्जत रख लेना, आउट हो नहीं हो अल्लाह मालिक है, इज्जत रख लेना। अब मैं पहला बॉल करता हूँ, जब पहला बॉल मैंने किया है और वो जगह पे गिरा है, वही लाइन और लेंथ पे, ऐसा लगा वो 125 का हार्ट रेट एकदम नॉर्मल 100 पे आ गया, क्योंकि मुझे लगा यार कि उससे पहली बॉल करके ये क्रिकेट नॉर्मल है, बॉस ये वही पिच है, वही बॉल है, वही सारी थ्योरी है इसकी। रोमान साहब फोकस करो, अपनी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करते रहो। पहला ओवर करने के बाद सैफी भाई ने जब कंधे पे हाथ मारा ना कि वेरी गुड ओवर रूमी, यही लाइन और लेंथ पे बॉल करना है, तो मेरा दिल इतना बड़ा हो गया, सुकून हो गया, यार सुकून हो गया। इसका मतलब जो बाई ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला ओवर किया है वो अच्छा ओवर किया है, जिसपे सैफी भाई कप्तान आके आपको पीछे से बोल रहा है शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा ओवर किया, ऐसी ही बॉलिंग कर। जिंदगी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, जिंदगी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है। उसके बाद मैंने वो शुरू में 5 ओवर किए और मैंने कोई 19-20 रन दिए और एक आउट किया था एलेक्स हेल्स को। फिर एक जॉनी ब्रेस्टो का कैच भी छूटा था, फिर जॉय रूट पे अपील भी हुई थी लाइक बिफोर की वो डीआरएस पे आउट खतरनाक बैट्समैन है ना ये, जिनके हम नाम ले रहे हैं। यार जॉय रूट का अगर मैं आपको बात करूँ ना, तो जॉय रूट क्लास, मैंने उसको एक इनस्विंग किया, क्योंकि इंग्लैंड में आपको पता है बॉल हिलता रहता है थोड़ा बहुत, मैंने उसको इनस्विंग किया, उसके बाद इतना टाइम है कि उसने मेरा बॉल देखा, उसने यूं बैट रखा और मेरे पास से बॉल चला गया, वो चौका। मैंने कहा यार ये क्या प्लेयर है भाई, मतलब आप अगर वो नॉर्मल प्लेयर को बॉल करो तो वो शायद गैप बन जाए और आउट हो जाए, या तो बोल्ड होगा तो एलबी होगा। खैर वो टाइम गुजरा, तो उसके बाद एंड ऑफ द इनिंग आ गई, क्योंकि हम तो मिडिल ओवर में बॉलिंग करते ही नहीं है। सैफी भाई को पता है कि सैफी भाई और मेरा साथ पिछले 15 सालों का, हम डोमेस्टिक में साथ खेलते रहे हैं, हम क्लब क्रिकेट में साथ खेलते रहे हैं, हम रमज़ान टूर्नामेंट साथ खेलते, तो उनको पता है कि मुझे कैसे यूज़ करना है। तो उन्होंने 5 ओवर नए बॉल से कराए, शुरू में 10 और फिर आखिरी 10। अब आखिरी 10 में जी खेल रहे हैं जॉस बटलर, अल्लाह अकबर, बेन स्टोक्स, ओह माय गॉड, और वो सेट खेल रहे हैं। लेकिन जुनैद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जुनैद का रिवर्स हो रहा था, जुनैद ने जॉस बटलर को आते ही 41 में 42 ओवर में आउट किया। उसके बाद आदिल रशीद आ गया, देन बेन स्टोक्स साहब सेट खड़े हुए थे, कोई उनके 18 बॉलों पे 20 पे वो खड़े हुए थे, 18 बॉलों पे 20 रन, इस बात पे गौर कीजिएगा, 18 बॉलों पे 20 या 19 रन पे खड़े हुए। उसके बाद बेन स्टोक्स ने तकरीबन कोई 50+ बॉलें खेली हैं शायद उस मैच में और 35 स्कोर किया।
आखिरी 10 ओवरों रोक दिया, और वो 47 या 47 पॉइंट समथिंग ओवर में वो आउट हुआ है बाउंसर के ऊपर, हसन अली या पता नहीं जुनैद खान की शायद। तो वो रिवर्स हो रहा था, अभी स्टोरी आपको सुनाई है रिवर्स की हमने। तो जुनैद खान और मेरे लिए आइडियल था, हम दोनों खब्बे थे, खब्बा खेल रहा था, एंगल से अंदर आ जा रहा था बॉल, हमने कोई और चांस ही नहीं लिया, सिर्फ यॉर्कर्स 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 यॉर्कर्स। उसको आप चांस देंगे तो वो सीधा बाहर फेंकेगा बॉल, इतना पक्का प्लेयर है वो। उसने भरपूर कोशिशें की, उसके बाद प्लंकेट आया, प्लंकेट को फिर मैंने स्लो बाउंसर करके आउट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई का टूर्नामेंट का पहला मैच, वनडे डेब्यू सक्सेसफुल, 9 ओवर 42 रन्स 2 आउट। हम वापस आते हैं, सेमीफाइनल जीतते हैं, फिर फाइनल आ जाता है। फाइनल में एक हाइप बनी हुई है कि भाई इंडिया मीडियम पे गंगोली बैठ के बोल रहा है, कपिल देव बैठ के बोल रहा है कि पाकिस्तान में तो गली से भी उठा के किसी बॉलर को लिया तो वो ऐसी बॉलिंग कर देता है। आप रुमान रईस को देखें जिस तरह सेमीफाइनल में बॉलिंग की है, बिग कॉम्प्लीमेंट। और कह रहे हैं कि ये खतरनाक बॉलर है, इनको समझना पड़ेगा इंडियन बैट्समैनों को, क्योंकि इनके पास वेरिएशन बहुत है, इनकी पेस इतनी नहीं है, लेकिन ये नए बॉल से स्विंग करते हैं, जगह अच्छी है। ये कपिल देव मेरे बारे में बात कर रहा है प्रोग्राम में बैठकर, और इसके पास स्किल है। तो इंडियन बैट्समैन को थोड़ा टैकल करना पड़ेगा इस बॉलर को। अब भाई जब ये कॉम्प्लीमेंट सुना तो कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया, हमारे अंदर वो हंगर आ गया कि यार मिलना चाहिए फाइनल। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। आमिर फिट हुए उस मैच के लिए, और मैं आपको बताऊं मोहम्मद आमिर के आपने बहुत स्पेल देखे होंगे, लेकिन मेरी नज़र में वन ऑफ द बेस्ट स्पेल इन हिज कैरियर एक्सेप्शनल स्पेल। क्योंकि जब आप एक टॉप लेवल के वर्ल्ड के टॉप एलिट के बैट्समैन है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, आप उनको यूं ले जाओ। अच्छा, एक एशिया कप वाला भी स्पेल था, वो जो बॉल वो था, लेकिन वो कंडीशन डिफरेंट थी, वो कंडीशन डिफरेंट थी, वो मिक्स में मॉइस्चर था, रात का मैच था, गर्मी भी नहीं थी, सामने टारगेट भी नहीं है, वो आया नया फ्रेश होके, स्विंग तो आमिर का था उस वक्त, लेकिन वो जो स्पेल था ना, वो क्वालिटी, लाइन और लेंथ ने आउट किया है। सही कह रहे हैं आप। रोहित शर्मा का पहला बॉल जो उसने अंदर लेग बिफोर किया, अच्छी जगह से सिर्फ हल्का सा अंदर आया, आउट। देन विराट कोहली का कैच ड्रॉप होता है, हम यूं होगा सारे कि कैसे हो गया यार, बॉस मैच गया। लिटरली ये थॉट आया था कि मैच गया, क्योंकि उस जैसे प्लेयर का, क्योंकि उसकी आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें ना उस टूर्नामेंट से पहले की, तो वो ऐसे मैचेस बहुत जिता चुका है इंडिया को, कि जहाँ 300 350 चेस करना, और विराट कोहली ने जी 135-40 करके मैच जिता दिए। तो एकदम वो थॉट आ गया दिमाग में कि यार ये चांस कहाँ से मिल गया उसको। एक बार हुआ था 183 मारा था पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसे ही एशिया कप में। तो यार मैंने बोला बॉस ये तो गया मैच, ये क्या कर दिया अजहर भाई। अगली बॉल हुई, ऑन मारने गया अपना फेवरेट शॉट मेरा भाई, पॉइंट पे शादाब ने कैच लिया है, बहुत क्लासिक कैच, शेडी ने बहुत तगड़ा कैच लिया है। तगड़ा। क्योंकि अगर आप कभी भी नोट करें, आप क्रिकेट में जब बल्ला बंद करते हैं और मिडिल के साइड से जब एज लगता है तो बहुत शार्प कैच होता है, बहुत तेज जाता है। तो वो शेडी ने कि कैच पकड़ा, उसके बाद जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ तो फिर तो वो मोमेंटम वापस ही नहीं आया ना। उसके बाद तो फिर शेडी ने यूवी को जिस तरह लेग बिफोर किया कि वो पैड है फर्स्ट है, उसके बाद तो फिर गेम रुकी नहीं। फिर हसन अली ने बीच में आके धोनी को और सबको उस तरह से आउट किया, फिर केदार जाधव को शादाब ने आउट किया। तो आई थिंक वो जो फिर उसके बाद ने थोड़ा सा तंग कर दिया था, लेकिन डैनी भाई जो वो इनिंग खेल रहा था ना, उसमें मैं ये था कि यार ये इनिंग ऐसी खेल रहा है कि अभी 250 रन चाहिए, 20 ओवर बाकी हैं, कैसे पॉसिबल नहीं था। नो डाउट वो बहुत अच्छा खेल रहा था, उसने बहुत क्लीन हिटिंग की थी उस मैच में, 85 समथिंग उसने किया था, कुछ 73 ऐसी कुछ किया था उसने। तो वो बस फिर आपको पता ही है वो मोमेंट जो फिर बना है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतने का। उसके बाद फिर जब हम वापस आते हैं घर, और हम जब दुबई एयरपोर्ट पहुँचे ना, तो हम बिजनेस क्लास में आए थे, और जैसे ही हम पहुँचे, क्योंकि एमिरेट्स उसमें मेन स्पॉन्सर था, ओके, तो सैफी भाई और मैं वाहिद बंदे थे जो कराची आ रहे थे, और ट्रॉफी हमारे पास ही थी। बाकी पूरी टीम डिफरेंट वेन्यूज़ पे चली गई थी। अब हम जब एमिरेट्स के बिजनेस क्लास लाउंज में गए और पहुँचे, तो उसके बाद एमिरेट्स की जो पूरी मैनेजमेंट है वो आई है, उन्होंने सैफी भाई और हमें कहा कि आप बिज़नेस से हटकर आप इधर आ जाएं, आपके लिए हमने यहाँ इंतज़ाम किया हुआ है। तो फर्स्ट क्लास लाउंज में लेके गए, वहाँ केक कट रखा हुआ है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड स्किपर सरफराज अहमद खान फॉर विनिंग द चैम्पियंस ट्रॉफी। यार अब उनकी फैमिली साथ सैफी भाई की, इतना अच्छा मोमेंट कि यार एमिरेट्स की पूरी मैनेजमेंट तस्वीरें खिंचवा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मतलब ये बहुत कम मौका मिलता है आपको लाइफ में। इज्जत है ना, लोगों का मोहब्बत है, लोगों की मोहब्बत है, लोगों का इमोशनल कनेक्शन है, लोगों का प्यार है। और हमें फिर वही आइडिया हो गया कि दुबई एयरपोर्ट पे कि बॉस पाकिस्तान पहुंचेंगे क्या होगा। और आप बिलीव करें दैनी भाई कि जब हम पाकिस्तान पहुंचे थे,
सहरी का टाइम हो रहा था और हम जब एयरपोर्ट पहुँचे और जो आपका गेट लगता है एयरपोर्ट पे जहाज़ के साथ, और वो जब हम गेट से जैसे ही बाहर निकले तो उस जगह से लेके गाड़ी तक पहुँचने में मैं 2.25 घंटा लगा, जिसमें प्रोटोकॉल साथ था हमारे, और प्रॉपर प्रोटोकॉल जिसमें पूरे एयरपोर्ट की जो आपकी फोर्स लगी हुई होती है, जो पुलिस लगी हुई होती है, वो सब हमारे साथ थी। और ये कितने प्लेयर्स आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं? सिर्फ 2 प्लेयर्स। और पूरा जो आप जिन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब आप बाहर निकलते हैं इंटरनेशनल गेट से, तो उसके बाद आपको पता है कि यहाँ कितनी जगह है और यहाँ कितनी जगह है और आगे फर्दर कितनी जगह है, तो वो पूरा सिर्फ लोगों का रश था। और हम लोग ऐसे आ रहे थे, मैं और सैफी भाई, हमें ये नहीं पता हमारा सामान कौन उड़ा के लेके गया है, कौन लेके नहीं गया, वो सब फिर बाद में हमें घरों पे मिला। तो मतलब दिस इज़ द सीन कि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो सिर्फ कि यार ये भी होना था लाइफ में। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में शायद ये वक्त वापस कभी नहीं आ सकता। एंड इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में हमें चाहिए होते हैं कि हमारे पास बस ये अचीव हो गया, ज़बरदस्त है, नेक्स्ट असाइनमेंट पे निकल जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कभी कभी आप जब इस तरह के फील्ड में होते हो तो ये चीज़ें जब आपको दिखती हैं, एक्सपीरियंस करते हो, तो आप फिर सोचते हो कि यार शायद यही रीज़न है मेरा खेलने का, यही चाहिए था मुझे, ठीक है। और इसी तरह की छोटी छोटी बड़ी बड़ी खुशियाँ चाहिए, और फिर वो कितनी मोटिवेशन मिलती है कि अब और करेंगे, अब और मेहनत करेंगे। मैंने आपको इंटरव्यू में शुरू में एक बात कही थी ना कि मेरी परफॉर्मेंसेस इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन मेरी जहाँ जहाँ मैं खेला हूँ मेरी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस रही है। ये तो है। तो इसी तरह मेरे करियर में ना इम्पैक्टफुल विनिंग चीज़ें भी रही हैं। मैं बहुत कम खेला पाकिस्तान से, 2 साल का पीरियड। अचीवमेंट क्या क्या किया, जब पाकिस्तान के पास वो रिकॉर्ड आया कि जो 14 कंसेक्यूटिव सीरीज़ हम जीते सरफराज की कप्तानी में, हम 2 साल में उस चैम्पियन ट्रॉफी जीते। तो ये बड़ी अचीवमेंट थी मेरे करियर में पाकिस्तान से खेलते हुए। उन्हीं पीक ईयर्स में, जो मेरा पीक ईयर था 2014 से लेकर 18 तक बिफोर इंजरी, उसमें मैं 2 PSL जीता हूँ माशाल्लाह। उसके बाद अब जब मेरा कमबैक हुआ है तो मैं T10 लीग में गया हूँ, तो वहाँ मैं चैम्पियन बना। PSL 6 में जब मैं कमबैक कर रहा था PSL का, तो मैं फाइनल खेला। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की कोई ऐसी मेहरबानी है मुझ पर कि मैं जब भी खेला हूँ ना तो मैंने कोई बड़ा ही टूर्नामेंट अचीव किया। और अभी क्या प्लान है, अभी क्या चल रहा है? अभी ये है कि बस प्रोसेस में उसी में हूँ कि यार आगे T20 वर्ल्ड कप वगैरह, एशिया कप, अब T20 भी हो गया, तो चीज़ें बहुत सारी ऐसी हो गई तो T20 के से रिलेटेड है, या ओवरऑल वर्ल्ड में इतनी लीग्स हो गई हैं कि अब आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप खेल सकते हो अच्छे लेवल पे जाके। तो प्रोसेस में हूँ और प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। और जब आप प्रोसेस फॉलो करते हो तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। और मैं रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहा जब से मैं इंजरी के बाद वापस आऊँ, क्योंकि मुझे मौका अल्लाह पाक ने दोबारा दिया है क्रिकेट खेलने का। तो मैं अपनी क्रिकेट को बहुत अच्छे से और बहुत डिसिप्लिन के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। और अब मुझे ये नहीं है कि यार मैंने ये अचीव करना है या वो अचीव करना है, मैंने गेम बाय गेम एंजॉय करना है और अपने प्रेजेंट मोमेंट को, लाइफ को एंजॉय करना है। मैंने आपसे जो कॉन्वर्सेशन किया ना, तो मुझे अब तक ये अंदाज़ा हुआ कि आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको टेक्निकल नॉलेज, आपको वो पैशन जब होता है ना, तो आप डेप्थ में जाते हो। तो हर चीज़ की डेप्थ जब होती है ना, तो फिर आपको पता होता है कि यार अगर मैंने इस पर काम कर लिया, इन चीज़ों पर, तो वर्ल्ड कप भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। दैट्स अमेजिंग। देखिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए एक पूरी उसकी तैयारी होती है ना। अब मैं ये सोच लूँ कि यार मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं ये नहीं सोच सकता, मेरी ये आदत नहीं है कि यार कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो मैं चला जाऊँ। उसका नसीब उसके साथ है, उसकी चीज़ें उसके साथ लगी हुई, अल्लाह ने उसको अलग इज्जत देनी है। मेरा काम है मेहनत करना, और मैं उस लेवल तक पहुँचूँगा तो मैं ऑनेस्टी के साथ किसी भी चैनल पर जाके बैठ के या किसी भी इंटरव्यू बोलूँगा कि यार अब मैं रेडी हूँ पाकिस्तान के लिए, मुझे खिलाओ। मुझे पता है कि आई एम नॉट रेडी टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट राइट नाउ, क्योंकि मुझे भी काम करना है अपने ऊपर मजीद, और हो जाएगा इंशाल्लाह। और वो होगा, क्योंकि मैं अगर अपने आप को रिव्यू करूँ तो मैं इंजरी के बाद 110 kg वेट पे था, और नाउ मुझे 2 साल लगे अपने 85 पे आने में, और अब भी जो मेरी पीक टाइम था उसमें मैं 79 और 80 पे था। तो स्टिल मेरे पास 6 kg की गुंजाइश है। मुझे फैट लेवल पे काम करना है, मुझे अपनी स्किल्स बढ़ानी है, मुझे अपनी बैटिंग प्रैक्टिस तगड़ी करनी है, मुझे अपनी फील्डिंग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। तो द बेस्ट पार्ट इज यू नो कि करना है। यस, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और एक प्रोफेशनल को ये पता होना चाहिए कि उसने क्या करना है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपने करना क्या है, तो फिर तो आप बस अल्लाह वास्ते बस एक चलते रहोगे और बोलते रहोगे यार कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। नसीब बनाना पड़ता है, उसके लिए एक मेहनत होती है पीछे, उसके एक प्लानिंग होती है। और रिजल्ट नहीं भी मिले इन केस तो कोई गम नहीं, तवक्कल तो अल्लाह, कोई गम नहीं। अगर मैं कुछ नहीं भी मिल पाता तो कोई गम नहीं,
उसकी रीज़न है कि ज़िंदगी में हर चीज़ जो आप सोच रहे हो वो आपको हो सकता है ना मिले, और कोई चीज़ आप नहीं भी सोचते वो आपको मिल जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट अल्लाह का गेम कि वो आपके लिए क्या लिख रहा है। खूबसूरत बात है, खूबसूरत बात है। हमें नहीं पता कि आप अल्लाह ने हमारे लिए क्या लिखा है। हो सकता है कि अब मेरी रोज़ी कहीं और लगी हुई हो, किसी और चीज़ से रिलेटेड हो सकता है कि मैं अब कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू में कोई चीज़ अचीव कर जाऊँ, हो सकता है कि मैं क्रिकेट खेलते में कोई चीज़ अचीव कर जाऊँ, हो सकता है मैं कहीं बिजनेस में निकल जाऊँ। तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो काम है वो मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए करना है। जब तक मेरी हिम्मत है, ताकत है, मेरे अंदर विल है, मैं वो चीज़ें करता रहूँगा। बेहतरीन। आई होप कि आपको मज़ा आया हो इस गुफ्तगू में। मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई होप कि आपके देखने वाले व्यूवर्स को और आपको पर्सनली एज ए होस्ट कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो मेरी जो मैंने बताई। आई एम शॉक्ड, आई एम मुझसे तो प्रोसेस नहीं हो रही चीज़ें यार, बहुत मुझे मज़ा आया। रुमान भाई, इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी, और उम्मीद है कि आपका फ्यूचर के लिए ना मेरी तरफ से दुआएं हैं बहुत सारी। थैंक यू सो मच। ढेरों दुआएं, ढेरों मोहब्बत। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। कोई बात नहीं, आप जब बुलाएंगे हम आ जाएंगे। आई लव यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।